A warm welcome from Climate Action Center to everyone joining us today. I am Myra Mumtaz, thanking you for being here for this important session at Climate Week Karachi 2026, where we come together to unpack the realities we are already living with, not as future risks, but as present day emergencies. Today's session focuses on extreme heat, a challenge that is reshaping our cities, our health, and our everyday lives, especially here in Karachi. To formally open this session, I would like to invite Mohammad Tawhi, Director, Karachi Urban Lab, to give us the welcome note and set the context for today's conversation. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कराची अर्बन लैब और क्लाइमेट एक्शन सेंटर की जानिब से मैं आप तमाम को आज के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम इस शहर में जो हीट का और इंक्रीजिंग टेम्परेचर का सिनेरियो बना है और आने वाला जो मुस्तकबिल में जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। अब हमारा इस वक्त शहर में या मजमूई तौर पर गवर्नेंस का मसला ये है कि शदीद गर्मी को जो है वो एक टेम्परेरी इम्पैक्ट समझा जाता है, जबकि हमने ये देखा है कि अब ये कोई वक्ती कैफियत नहीं है, बल्कि इस शहर के रहने वाले कम से कम 9 महीने जो है वो गर्मी को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम जब मुख्तलिफ पैटर्न को देखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये एक दायमी मसला है और एक जानलेवा जो हकीकत है वो अब एक ये बन चुकी है। अच्छा, अब लेकिन अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सिनेरियो में देखें तो इसको एज अ डिज़ास्टर अभी सबसे कम प्रायोरिटी जो है वो हीट वेव को दी जाती है, क्योंकि ये अनसीन है, इनविजिबल है, एज़ कम्पेयर टू फ्लडिंग, एज़ कम्पेयर टू ड्राउट, जो कि वो वाजे नज़र आ रहा होता है हमें, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसको साइलेंट किलर भी इसीलिए जो है मुख्तलिफ स्टडीज़ में इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम जब कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, लो इनकम ग्रुप के साथ काम करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो छोटे घरों में रहते हैं कि जी एक कमरे के मकान में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि वेंटिलेशन का तसव्वुर नहीं है, तीनों जानिब घर हैं, सामने का जो फ्रंट फेसिंग है वो बमुश्किल 10 फीट का है, तो उनके लिए वेंटिलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके साथ साथ जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, हमने देखा इस शहर में वाटर स्कैरिसिटी, पानी नापैद हो जाता है, मिलना मुश्किल है, पैसे लेकर लोग घूमते हैं टैंकर के लिए, लेकिन टैंकर नहीं मिलता, और छोटी बस्तियों, कच्ची आबादियों में तो टैंकर का एक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ जो है हमने जब 2015 के पर्सपेक्टिव में जब हमने एक पोस्ट 2015 स्टडी की थी, उसमें हमारी जो आइस फैक्ट्रीज़ के ओनर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी जब 2015 में हीट वेव आई थी तो सबसे पहले जो इस शहर में बर्फ खाने थे उनका पानी जो है वो रोका गया था, यानी उनको पानी नहीं मिल रहा था। वो पानी का टैंकर, उन्होंने हमें बाकायदा कॉस्ट बताई कि जी पानी का टैंकर अगर हम जो है वो 15,000 का खरीदें और उससे बर्फ बनाएं तो बर्फ बेचेंगे किस कॉस्ट पर? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं समझता हूँ, ये समझ लें आपके लिए गवर्नेंस का बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब अभी जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है इस शहर में कि उमूमी तसव्वुर ये किया जाता है कि रातें जो है वो ठंडी होंगी, लेकिन अब इस शहर में रातें ठंडी होना इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉवल थिंग कि रातें कभी ठंडी हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि रात में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता था। इस वक्त सिनेरियो ये कि घरों में इंडोर टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हीट ट्रैप हो जाती है छतों से, अगर टीन की छतें आईवी वो हैं या फिर सीमेंटेड शीट्स हैं उससे, या इवन आरसीसी से जो हमारे यहाँ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी हीट ट्रैप हो रही है। तो अब क्या है, सिलसिला ये है कि घर जो है वो लाइक जैसे भट्टी का तस्वुर पेश करते हैं और बाहर जब लोग जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं शाम के औकात में। अच्छा, हमने इसको जेंडर पर्सपेक्टिव से भी देखा। जाहिर सी बात है, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है उसके पास तो ये आज़ादी है कि वो शाम में जाकर जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपना थर्मल कंफर्ट के लिए वो जाकर किसी ढाबे पर बैठ जाए, लेकिन हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, उनके पास तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। इवन हमने कम्युनिटीज़ में पूछा कि आपको ये इजाज़त है कि आप शाम के वक्त में सिर्फ बेहतर हवा के लिए और टेम्परेचर को कम करने के लिए आप छत पर चले जाएँ? उन्होंने कहा नहीं, हमें ये भी पाबंदी है। तो इस सूरत हाल में जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास आने वाले वक्तों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हुकूमती इदारों की जानिब से इस हवाले से पॉलिसी क्या होगी। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो कि हम हेल्थ सिस्टम देखते हैं उसमें जो है वो हीट को कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि हमने रिकॉर्ड को देखा, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड को देखा, कहीं भी जो डेथ का रीज़न है उसमें हीट
या हीट स्ट्रोक का तस्वुर नहीं है, ज़्यादातर कार्डियक डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ये लिखकर जान छुड़ा ली जाती है। जबकि पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं है। बाकायदा तौर पर यह देखा जाता है कि अगर एक कैजुअलिटी हुई है, एक अगर डेथ हुई है, तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या था, ताकि उस मसले को एड्रेस किया जा सके। इसके साथ साथ दुनिया में कई शहरों ने अब इसको संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने देखा कि फिनिक्स, मियामी, लॉस एंजलिस, इन्होंने बाकायदा अपने जो है वो चीफ हीट ऑफिसर्स बाकायदा जो है वो समझ लें कि ये पोजीशन लाएं वो लोग कि भाई चीफ हीट ऑफिसर भी एक पोजीशन होती है इंतज़ामी उमूर में, गवर्नेंस में, सिटी लेवल पर। उनका काम क्या होता है कि वो जो है हेल्थ, हाउसिंग, इसके साथ साथ लेबर क्लास और इमरजेंसी सेंटर्स, इनके दरमियान में आपस में नेटवर्किंग करते हैं कि अगर लोगों को, कम्युनिटीज़ को कुछ तरह के चैलेंजेस हैं तो उसको किस तरह डील किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने देखा सिंगापुर से लेकर यूएस और यूके तक, उन्होंने कूलिंग एक्शन प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने तो एक हीट मैनेजमेंट प्लान 2017 में बनाया था और वो पैनल में यकीनन उस पर भी बात होगी कि उसमें क्या कमी रही या इम्प्लीमेंटेशन के में क्या मसले आए। लेकिन क्योंकि दुनिया के शहरों ने तस्लीम किया है कि गर्मी जो है वो महज मौसमी मसला नहीं है, बल्कि अब ये एक इंतज़ामी मसला है। अब बात यह है, सवाल ये है, और आज हम ये सवालात यहाँ भी रखेंगे, उम्मीद है कि दायमी गर्मी, सेहत, रोज़गार, ये कम्युनिटीज़, ये किस तरह, यानी कि एक अगर हम देखते हैं कि शहरी मसावात जो है वो अगर अफेक्टेड हो रही है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट तरह से डील कर रही हैं, तो वो क्या वजह है, और इंतज़ामी गैप जो है वो क्या है, पॉलिटिकल विल इसमें क्यों नहीं है, ये सब हमें समझना है। क्योंकि हमें IBA कराची अर्बन लैब की ये कोशिश रही है कि हम काबिल अमल हल की तरफ जाएं, जो प्लान या पॉलिसी मौजूद है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम फोर्स करें। और आज भी हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो बातचीत करें जो कि आने वाले वक्तों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, इस शहर के लिए और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए कोई एक सोल्यूशन की तरफ हम जा सकें। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Tawheed Saab. Now, to take this conversation forward, I would now like to invite our moderator for today's panel, Mr. Khalid Mahmood, editor of Pakistan's only climate magazine, Faruza. Mahmood Saab will be guiding us through this critical discussion on extreme heat and its impacts. बहुत सारी बातें जो है वो तौहीद साहब ने जो है वो पहले से ही गोश गुजार कर दी हैं। आज जिस मौजू को हम यहाँ पर सवालात और जवाबात की सूरत में रखेंगे, उसे दुनिया में खामोश कातिल के नाम से जाना जा रहा है। वैसे तो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई भी मजहर हो वो तबाहियाँ और अलमिये ही ला रहा है, लेकिन हीट वेव एक ऐसा मजहर है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि मरने वाला जो है वो किस तरीके से मरा, क्योंकि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें हीट वेव का कोई भी उनसर जो है वो शामिल नहीं होता है। किसी में दिल का दौरा बताया जाता है, किसी में कोई और चीज़ बताई जाती है। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो माशाल्लाह अपने अपने शोबों में उनका बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से वक्त में हीट वेव के मौजू के ऊपर कोई ऐसी बातचीत हो सके कि जो हमारे यहाँ बैठे हुए शुरका हैं उनकी मालूमात में इजाफा कर सके। मैं सबसे पहले मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फैसल ईदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। ज़फ़र अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद तौहीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। किंजा से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे साथ जो आज दोस्त मौजूद हैं वो अपने अपने शोबों के माहिरीन में शुमार होते हैं और वक्तन फ़वक्तन हम सोशल मीडिया से लेकर और मीडिया के जो हमारे मुख्तलिफ टूल्स हैं उनके ऊपर उनकी गुफ्तगू हम सुनते भी रहते हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो हीट वेव के हवाले से है और ये हिस्सा है क्लाइमेट वीक का, जो CAC
की जानिब से करवाया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम में जो उनके पार्टनर हैं वो हैं कराची अर्बन लैब। दोस्तों, महकमा मौसमियात जो है उसका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ ज़माने पहले ये कहा जाता था कि जो कुछ महकमा मौसमियात कहता है उस पर कभी यकीन नहीं करना, लेकिन आज सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। आज उनकी कुछ बातें जो हैं वो सही साबित हो जाती हैं। ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सूरत हाल मौसमों की तब्दील हुई है उसमें हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के ऊपर उनकी जो पेशगोई होती हैं उसके ऊपर जो है वो हम नज़र रखे हुए होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पेशगोई ये कर रहे हैं उस हवाले से हम जो है वो अपना जो रूटीन है उसको तय करें और उसको सेट करें। मैं महकमा मौसमियात के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी वार्निंग तो होती है, आप 3 दिन की वार्निंग दे देते हैं, कभी 6 दिन की वार्निंग देते हैं, लेकिन इस शहर में जो अमवात हैं, जो लाशें हैं, वो फिर भी गिर रही होती हैं। यानी हर साल आपकी हीट वेव के हवाले से जो है वो वार्निंग्स हम सुन रहे होते हैं, पूरा मीडिया सुन रहा होता है, लोग उसको देख रहे होते हैं। इस हीट वेव का जो निशाना है वो बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, बीमार ये बन रहे होते हैं। तो आपकी जो वार्निंग है उसका कोई फायदा नजर नहीं आता हमें। हमारे जो शहरी हैं वो फिर भी मर रहे होते हैं। वजूहात क्या हैं इसकी? अच्छा, देखें, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं और हम किस तरह काम करते हैं, थोड़ा सा आप इजाज़त दें तो मैं मुख्तसर बयान करूं। हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये फ़िज़ा जिसमें हम सांस लेते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, इसके बिहेवियर पे नज़र रखना है और किसी भी तरह की इसमें कोई ऐसी तब्दीली जिसके वजह से कोई कुदरती आफत आने का अंदेशा हो उसके लिए पहले से ख़बरदार कर देना है, मुख्तलिफ़ तरह के अलर्ट्स या वार्निंग्स इशू करना है। अच्छा, ये एक प्योर साइंस है। जिस तरह मेडिकल साइंस होती है कि एक मरीज़ की को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसके डिफरेंट टूल्स या मशीनों के ज़रिए उसका डाटा कलेक्शन की जाती है और फिर उसके बारे में डॉक्टर्स अपनी डायग्नोसिस देते हैं, बिल्कुल वैसे ही तकरीबन हमारा तरीक़ाकार भी है कि इस एटमॉस्फेयर को ऑब्ज़र्व करने के लिए इसका डाटा कलेक्शन किया जाता है। पाकिस्तान भर में तकरीबन 150 से ज़्यादा शहरों में हमारी ऑब्जर्वेटरीज़ मौजूद हैं जहाँ पे स्टाफ 24 घंटे काम करता है और हर 2 घंटे बाद कुछ ऑब्जर्वेटरीज में और कुछ में 3 घंटे बाद वो डाटा कलेक्शन की जाती है। डाटा से मुराद है एटमॉस्फेयर या फ़िज़ा के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के बारे में मालूमात, मसलन टेम्परेचर क्या है, उसमें नमी का तनासुब कितना है, जो वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, अगर हवा चल रही है तो विंड स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार, उसकी सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है, और अगर कोई डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर का डाटा होते हैं। इनकी बुनियाद पर इस डाटा को, जैसे मैंने कहा, हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद ये कलेक्ट किया जाता है और इन डाटा की मदद से वेदर चार्ट्स बनाए जाते हैं। वेदर चार्ट एक तरह का समझ लीजिए कि तकरीबन आधी दुनिया का एक नक्शा हमारे पास होता है और जैसे पाकिस्तान के ऊपर जो मौसम के असरात होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की आबो हवा की वजह से नहीं होते, बल्कि जो ये कई बहुत सारे मौसमी फेनोमेना ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ग्लोबल से होता है। यूँ समझ लीजिए कि कोई मौसम बनता कहीं और पर है, उसके असरात पाकिस्तान महसूस करता है। जैसे आजकल आप सर्दियों में सुनते होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गई, उसकी वजह से कोयटा में बर्फबारी हो गई। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है और वो एक साइक्लोनिक सिस्टम होता है, मुख्तलिफ उसमें बारिश बरसाने वाले बादल होते हैं, वो वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुँचते हैं। अच्छा, ये मैंने एक मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि जो वेदर चार्ट्स के मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसमें पाकिस्तान के, जैसे मैंने बताया कि 150 से ज़्यादा शहरों का डाटा होता है और इस पूरे रीजन में सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है, ईस्टर्न यूरोप है
नॉर्दर्न अफ्रीका है हमारा, ये फार ईस्ट के ममालिक हैं, जनूबी एशियाई ममालिक हैं, इन सब का डाटा होता है। और ये मौसम का डाटा इंटरनेशनली हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा था कि ये डाटा की बुनियाद पर फिर हमारी जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की फोरकास्ट है वो 3 कैटेगरीज की होती हैं। जो इमीडिएट होती हैं वो 3 दिन की, जिनको हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट कहते हैं, यानी कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा और उसके बाद अगले दिन क्या होगा। इसमें हमारा एक्यूरेसी रेट लगभग 100% टू 90% है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उसमें जो ग्रे एरियाज हैं वो मैं आगे आप बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं। अगली हमारी एक फोरकास्ट का जो तरीक़ेकार है वो मीडियम रेंज कहलाती है, जिसमें हम 1 हफ्ते से लेकर 1 माह के दौरान आने वाले दिनों के बारे में हम फोरकास्ट इशू करते हैं। और तीसरी फिर कैटेगरी लॉन्ग रेंज या जिसको सीजनल फोरकास्ट कहते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल हर साल जो हमारा मानसून सीजन होता है, तकरीबन वो मिड ऑफ जून या जुलाई से शुरू होता है और फिर वो सितंबर तक रहता है। तो हम जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिशें कितनी होंगी सूबाई बुनियादों पर भी और शहरों के लिहाज से भी, किस शहर में कम होगी या किस महीने में ज़्यादा होगी, ये हम मई के महीने में ही सीजनल फोरकास्ट इशू करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा मैंने तरीक़ेकार को बताया। अब जैसे खालिद महमूद साहब ने पूछा कि महकमा मौसमियात की फोरकास्ट के बावजूद भी लोगों की अमवात होती हैं और बुज़ुर्ग ज़्यादा उसमें इफ़ेक्टेड होते हैं, बुज़ुर्ग या बच्चे या बीमार अफराद। तो एक और अहम बात जो कि हमारा जो ये फोरकास्ट होती हैं, एक पूरा स्टेक होल्डर्स की लिस्ट होती है हमारे पास, जो रियल टाइम में हम उनको ये कन्वे करते हैं। स्टेक होल्डर से मुराद है जो साहिब इख्तियार लोग हैं, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, चीफ सेक्रेटेरिएट, कमिश्नर कराची, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा जो NGOs कुछ हैं उनको भी, और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की एक कोर 5 है, इंजीनियरिंग कोर, उनका भी बहुत मदद रहती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। इसके अलावा PDM है, NDM है, इन तमाम इदारों को ये हमारी अलर्ट्स और फोरकास्ट पहुँचाई जाती हैं। हम जैसे कि मैंने बताया कि महकमा मौसमियात की जिम्मेदारियाँ प्री डिज़ास्टर होती हैं, प्री डिज़ास्टर बेस्ड हैं, यानी कुदरती आफात में नज़र रखना और उनके आने की सूरत में पहले से ख़बरदार कर देना। जब कोई डिज़ास्टर आता है तो फिर उसके बाद जो दीगर इदारे हैं डेफिनेटली फिर ये उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आई होप मेरा आपके जवाब को मैंने कोशिश की है आपके सवाल का जवाब देने की। मैं ज़ुबैर साहब की बात से ये समझा हूँ कि इनका काम ये है कि ये हीट वेव की प्रोडक्शन कर दें और उसके बाद जो है वो तमाम इदारों को जिनके नाम इन्होंने बताए हैं उनको इत्तला दे दें। महकमा मौसमियात की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। 2015 में जब हीट वेव आई थी तो 2015 की हीट वेव में हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर जितने भी तकरीबन इदारे हैं, इस हवाले से उन्होंने 1500 से 2000 लोगों के जाबाहक होने की इत्तला दी थी। मैं और मेरे एक साथी हम उस 2015 की हीट वेव में खुद इन्वॉल्व थे और हमने एक कब्रिस्तान, कराची का एक हॉस्पिटल, कराची की एक आबादी, प्लस ईदी साहब के जो कारकुनान काम करने वाले थे उनसे हमने पूछा था। तो हमारे पास जो डेटा आया था वो जब मैंने 1-2 जगह कहा था तो मुझे कहा गया कि ये आप नहीं करें ऐसा, ये तादाद नहीं बताएं। उसके बाद 2017 में उस 2015 की हीट वेव के नतीजे में एक काम ये हुआ कि एक हीट वेव का एक्शन प्लान बनाया गया। उस एक्शन प्लान को हम में से जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है उसमें से 2, 4, 5 लोग जानते होंगे, या हम 10, 12, 15 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते होंगे। वो हीट वेव का जो एक्शन प्लान है वो कहाँ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई, उसके अंदर कौन कौन से खला थे, उसमें क्या क्या शामिल किया गया था और क्या क्या शामिल नहीं किया गया था जो बहुत ज़रूरी था। मोहम्मद तौहीद जो है वो इस हवाले से, उनका जो कराची अर्बन लैब है वो इस हवाले से काम करता रहा है और क्लाइमेट एक्शन प्लान में कुछ तजावीज़ जो है वो मोहम्मद तौहीद की भी रही हैं। मैं तौहीद साहब से पूछना चाहूँगा कि जो हीट वेव का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान था वो कहाँ है, क्योंकि 2015 के बाद से जो सूरत हाल रही है वो तो हमारा दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल इस शहर का बढ़ता चला जा रहा है।
तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ वाजे जो निशानात हैं वो मौजूद हैं इस शहर पे कि उसकी जगह जो है वो कोई और चीज़ें वो लाई जा रही हैं या वो ख़त्म हो गया, वो है कहाँ आखिर? बहुत शुक्रिया महमूद साहब। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस शहर में हम ये बात तो कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना बढ़ रहा है। तो कराची अर्बन लैब ने मेट डिपार्टमेंट के 60 साला डेटा से कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उसमें हमें ये समझ आया कि जो डे टाइम टेम्परेचर पिछले 60 सालों में इस शहर का इंक्रीज़ हुआ है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस है। चलें ठीक है, दुनिया में तकरीबन ऐसा ही ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर जो सामने आया वो बहुत अलार्मिंग था। वो था 2.4 डिग्री सेल्सियस। यानी वही बात आ गई कि रातें जो ठंडी होनी चाहिए थी वो नहीं रहीं, और अर्बन हीट आइलैंड का वो तसव्वुर जो कभी हम सुना करते थे वो अब इस शहर पर लागू हो चुका है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात जो महमूद साहब ने की कि 2015 में जो हीट वेव आई थी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं अगर वो जो उस वक्त कैजुअलिटीज़ हुई थी अगर वो सही अंदाज में रिपोर्ट की जाती तो आज इस हीट वेव को एक जुज़ वक्ती मसला नहीं समझा जा रहा होता, बल्कि इदारों के लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, अवामी सतह पर इसको सीरियस लिया जा रहा होता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों की अंडर रिपोर्टिंग कुछ अपने सिर्फ सियासी मफादात के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर की जाती है, लेकिन उससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है जो आज हम देख रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि चलें 2015 में जो भी गैप आया, 2017 में कमिश्नर कराची ऑफिस ने लीड ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से एक जो है कराची हीट वेव मैनेजमेंट प्लान बनाया। अच्छा, उसमें पहली बात तो ये है कि वो जो प्लान बनाया गया था, हमने जब उसको रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखा थोड़ा सा, तो पता ये चला कि जी किसी ने वो अहमदाबाद के मास्टर प्लान को, अहमदाबाद के हीट वेव प्लान को जो है कॉपी पेस्ट किया है। अब मसला ये है कि कराची जो है वो एक कोस्टल सिटी है। अच्छा, अब दुनिया भर में कोस्टल सिटी में हीट के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। अगर आप कंपेयर करें कराची की हीट को, इस वक्त मौजूदा वक्त में नवाबशाह और लड़काना के टेम्परेचर बहुत बढ़ रहे हैं और जैकबाबाद का तो ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की हीट को आप यहाँ की हीट से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ की जो मॉइस्ट हीट है वो कितनी क्लिंग है, वो हमें जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है या जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करते हैं, या सादा लफ्ज़ों में कह लें कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35 डिग्री सेल्सियस के बाद जो अपना असर करती है वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब चलें, एक तो बात हो गई, चलें जो भी उस वक्त का फेलियर था वो हमारे सामने आ गया कि जी कॉपी पेस्ट तो इन्होंने कर दिया, ठीक है सही है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जो उसमें शामिल की गई थी वो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि वो हम एक दफ़ा रिकॉल कर लें अपनी मेमोरीज को। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि उसमें ये कहा गया था कि जी आपका जो वार्निंग सिस्टम होगा वो 3 टियर होगा। यानी पहले इदारा, चाहे वो मेट डिपार्टमेंट या जो भी रिस्पॉन्सिबल इदारा उसमें होता है, वो बताएगा कि जी हीट वेव के हवाले से इस वक्त जो टेम्परेचर्स हैं वो अर्ली वार्निंग के हिसाब से हैं कि आप सिर्फ अभी गेट रेडी हो जाएं। ठीक है, दूसरा ये था कि अच्छा जी अब जो है वो हीट वार्निंग देगा इदारा और कहेगा जी सीरियस रिस्क की तरफ हम जा रहे हैं, बी केयरफुल। ठीक है, तीसरा फिर था कि जी अब एक्सट्रीम रिस्क है, अगर वो अनाउंस कर दे एक्सट्रीम रिस्क तो इसका मतलब होगा कि इम्पोज द इमरजेंसी इन द ग्रेवयार्ड टू कम्युनिकेट विद द फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स। लाइक हमारे साथ यहाँ अपना फैसल भाई भी बैठे हैं और अपना जफर अब्बास भी बैठे हैं, ये लोग, इनको यानी लूप में लिया जाना था। ठीक है ना, और हॉस्पिटल्स को लिया जाना था, वाटर प्रोविजन एजेंसी को लिया जाना था, वो अब तक इम्प्लीमेंट में नजर नहीं आया। बाकी हमारे दोस्त जब बात करेंगे जाहिर सी बात है वो बताएंगे कि गवर्नमेंट ने इनसे कब कब हीट के मुद्दे पर इनसे बातचीत की या कोई मीटिंग की हो तो। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज ये थी कि लोड शेडिंग मिटिगेशन स्ट्रेटेजी डेवलप की गई थी कि जब भी मेट डिपार्टमेंट जो है वो अर्ली वार्निंग देगा तो पूरे शहर में ये जाने बगैर कि कहाँ पे कितने लॉसेज हैं, कहाँ पे कितना थेफ्ट है, कौन सी लो इनकम सेटलमेंट है, कौन से ग्रे एरियाज हैं, सब जगह जो है वो उस दौरान में जो है लोड शेडिंग नहीं की जाएगी ताकि इसके जो असरात हैं कम्युनिटीज़ पर कम से कम पड़ सके। लेकिन हमने देखा ये भी नहीं हो सका। इसके साथ साथ फिर ये कहा गया कि जी चूँकि कराची बहुत बड़ा है और आपको पता है कि सिंध में अगर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 7 जो है वो कराची में, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, डेंसिटी के हिसाब से कराची बहुत बड़ा है, तो ये भी उसमें एक जो है प्रपोज किया गया था कि कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक वेदर स्टेशन ज़रूर लगाया जाएगा। लेकिन हमने नहीं देखा कि गवर्नमेंट की सतह पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हो। कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि प्राइवेट एंटिटी में वेदर स्टेशन लगा रहे हैं, कराची अर्बन लैब ने भी वेदर स्टेशन लगाए हैं, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर वेदर स्टेशन आज तक हमने नहीं देखा कि लगाए गए हों और हर
डिस्ट्रिक्ट को अलहदा जो है वो हीट के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा हो। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़, जैसे मैंने अभी आपसे शुरू में भी बात की थी कि हीट रिलेटेड डेटा, ये बात भी हुई थी उसमें कि अच्छा जी ये देखा जाएगा कि जो मॉर्टिलिटीज़ हो रही हैं और जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो डायरेक्टली हीट रिलेटेड है, उनको हीट के कॉन्टेक्स्ट में ही रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये भी अभी हमारे पास मिसिंग है, जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बात भी की गई थी कि लोगों को भी ये बताया जाए, जैसे मैंने कहा लॉस एंजलिस में, मियामी में चीफ हीट ऑफिसर्स हैं, वो लोगों से बात करते हैं कि आप क्या काम करते हैं। जाहिर सी बात है जो आउटडोर लेबर है उसके लिए अलग तरह की प्रिकॉशंस होंगी, जो इंडोर हमारी जो है वो ख़वातीन हैं या होम बेस वर्कर्स हैं उनके लिए अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे बॉयलर्स भी काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग तरह का पैटर्न होना चाहिए। तो ये बहरहाल कोऑर्डिनेशन भी इसमें रखी गई थी, लेकिन वो हमने देखा कि अब तक नहीं हो सकी। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि जो जो इदारे इंक्लूडिंग मैट, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, उनकी टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी हमें अफसोस की बात है कि वो नज़र नहीं आता। तो ओवरऑल ये नज़र आता है कि वो प्लान जो है वो फेल्ड प्लान है एक। और उसकी मैं आपको एक और मिसाल दूं, अगर आपने अभी देखा हो 2025 में इस शहर के मेयर साहब ने जो है वो एक कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया। अच्छा, मैंने उसको बगौर देखा, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट कि अच्छा इसमें हीट का ज़रूर जिक्र किया होगा। जाहिर सी बात है 2015 में चले 1200 ही सही अमवात तो हुई थी, ये तो गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है, जाहिर सी बात है। लेकिन पता है चला कि जी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है या तो फॉसिल फ्यूल, कार्बन इमिशंस, व्हीकल्स, ईवीज, इन चीज़ों की बात की गई है और हीट को वहाँ कंसीडर ही नहीं किया गया। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं, हमने थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट के बजट्स होते हैं इसको भी देखा था कि हीट पे फाइनेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजटिंग है या नहीं है। तो हमें ये पता चला, अगर आप भी एनडीएमए की वेबसाइट पर जाकर देखें और पिछले 20 सालों में आने वाले डिजास्टर्स, उनकी कैजुअलिटीज़ की जब आप लिस्ट खोलेंगे, इट वाज रियली सरप्राइजिंग टू अस कि उसमें 2015 की हीट वेव को शामिल ही नहीं किया गया उस लिस्ट में। यानी कि अब तक हमारे इदारे, चाहे वो एनडीएमए हो, चाहे वो पीडीएमए हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, वो ऑफिशियली जो है वो इसको डिजास्टर कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया इस वक्त जो है वो कूलिंग एक्शन प्लान की तरफ जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, हमें इसको समझना होगा। जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स दोस्त हैं, तो उनके साथ भी कम्युनिकेट करे हुकूमत, मेट डिपार्टमेंट को मजीद जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, और जो भी उनकी तरफ से अलर्ट आती है उसको बहुत सीरियस लिए जाने की ज़रूरत है। उसको सिर्फ एक खबर ना समझा जाए। और बिलखुसूस इदारे जब तक कम्युनिटीज़ में नहीं जाएंगे तो फिर ये प्लान इसी तरह बनते रहेंगे और वो फिर कहीं फाइलों की नज़र हो जाते हैं। तो ये सिलसिला महमूसा में नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। एक बात तो ये कि जो हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान जो भी बनाया गया था 2017 में, उसमें शहरी मनसूबाबंदी का कोई जिक्र नहीं था, उसमें दरख्तों के हवाले से कोई जिक्र नहीं था। और उसके बाद जो है वो 2017 के बाद आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, उसको अपडेट भी नहीं किया गया है। जो मेरी इतलात है वो अब तक उसी तरह फाइलों में रखा हुआ है। और जैसा कि अभी तौहीद साहब ने बताया कि एक प्लान जो है वो हमारे मेयर साहब ने भी बनाया था, उसमें भी हीट वेव नहीं है। अच्छा, 2015 की हीट वेव में चूँकि मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त में एक्टिव था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज़ाती तौर पे इल्म हुआ। उसमें हमने अपने कराची के जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स हजरात थे उनसे इस मौजू पे जो है वो मैंने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। तो एक तो नतीजा ये निकला कि कराची शहर जो है वो हीट वेव के दौरान जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक हिस्सा वो होता है कराची का 35%, जहां 35% में से 90% जगहों पे बिजली और पानी मौजूद होता है। बाकी जो कराची का 60 से 65% हिस्सा है, जो लो इनकम एरियाज और गैर रस्मी बस्तियां हैं, वहाँ ना पानी होता है और ना ही बिजली होती है। अमवात भी सबसे ज़्यादा उन्हीं एरियाज में होती हैं। अभी हमने बात सुनी दोनों टेक्निकल हजरात की, उन्होंने आपके सामने जो है जो बात रखी उसमें काफ़ी चीज़ें टेक्निकल थी, लेकिन जो लो इनकम एरियाज हैं वहाँ जो अमवात हैं उनसे जिन लोगों का वास्ता पड़ता है वो समाजी तंजीमें होती हैं। जफर अब्बास साहब के जेडीसी का बहुत बड़ा नाम है, ये बराह रास्त उन लोगों के साथ राब्ते में होते हैं जो लो इनकम एरियाज या जो हमारी कराची की 65%
आबादी है। जफर अब्बास साहब, आपने 2015 के बाद से और 26 तक कराची का टेम्परेचर और कराची के अंदर हीट वेव से लेके जितनी भी गर्मी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, तो एक तो ये फरमाइएगा कि इस हवाले से आपके नज़दीक ये इस शहर की जिम्मेदारी सिटी गवर्नमेंट की बनती है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बनती है। दूसरे नंबर पे, जब ये सिलसिला शुरू होता है तो आप जब राब्ता करते हैं सिटी गवर्नमेंट से या सूबाई हुकूमत से, तो उनका रिस्पांस क्या होता है और वो आगे बढ़कर आपके साथ खुद कितने इक़दाम उठाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर लूँ पहले कि जो हमने फेस की, जो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हीट स्ट्रोक आया 2015 की बात है, रात का कोई 8 बज रहा है, हम सब अपने ऑफिस में बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और अचानक आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने, चीज़ें टूटने की। सब नीचे भागते हैं, क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा हमारे ऑफिस में तो मुमकिन नहीं है। तो फैमिलीज़ खड़ी हैं, चीख रही हैं और गालियाँ बक रही हैं कि हमारा बच्चा मर रहा है, बच्चा गोद में है, और लोग, एक अजीब माहौल। अच्छा, चूँकि लाजमी बात है, शहर के अंदर हमें नहीं पता था कि इस वक्त जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं, मैं समझता हूँ हर एम्बुलेंस, मेरे बराबर में फैसल ईदी साहब बैठे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क चला रहे हैं। हम जितने पाकिस्तान में फलाही इदारे हैं, इनको अपना प्रिंसिपल मानते हैं। अब हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो तो मुश्किल से 50-100 थी उस वक्त। लोग गालियां बक रहे हैं, हमसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई किधर है एम्बुलेंस तुम्हारी, इतना बड़ा इदारा खोल के बैठे हो। हमने कहा मंगवा रहे हैं एम्बुलेंस, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमने फ़ोन किया, अभी हमने फ़ोन किया गाड़ी अपनी एम्बुलेंस को, समझा जी सर दिन में 3 बजे से बॉडी लेके घूम रहा हूँ, कोई भी अस्पताल मैयत नहीं ले रहा, किसी मुर्दा खाने में जगह नहीं है। हमने टीवी लगाया, ईदी फाउंडेशन का स्टेटमेंट चल रहा था टीवी के ऊपर, हमारा मुर्दा खाना भर चुका है। अच्छा, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे क्यों भर गया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं था, ना हमें किसी ने बताया था कि हीट स्ट्रोक कोई चीज़ है। इसी दरमियान हमारे ऑफिस वाली गली के अंदर इमरान साहब रहते हैं, उनके 2 बहुत खूबसूरत बच्चे थे, एक की एज थी शायद 9 साल और दूसरे छोटे वाले बच्चे की एज थी 6 साल। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो खड़े खड़े उसका इंतकाल हो गया। अब ये प्रेशर मुझ पे और ज़्यादा है कि भाई वो फैमिली एम्बुलेंस मांगती रही, वो फैमिली रेस्क्यू के लिए दौड़ती रही, उस फैमिली ने राब्ते किए अस्पतालों से। मेरा क्या किरदार बनता था, इंतकाल उसका जो हुआ हम लेकर भागे उसको गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, बच्चे को, भाई नहीं है तो हमने अपनी गाड़ियां निकालनी, लेकर भागे। पहले अस्पताल गए, उनकी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कह रहे हो क्या रहा है। हमने वहां से मूव किया सबसे बड़े अस्पताल, बड़ी कोशिश की गई, हमने बोला जो हो सकता है करो, इंतकाल हो गया। अच्छा, इस कहानी को मैं क्लोज इस तरह करूंगा कि उसका छोटा भाई जो उसको दफना के आने के बाद घर में बोल रहा है कि हमने अपने भाई को, पापा क्यों मिट्टी के नीचे दबाया, वेरी नेक्स्ट डे वो बच्चा भी मर गया। इमरान नाम है, हम इनके वालिद साहब पुलिस में डीएसपी थे। अच्छा, अब ये वाकयात तो एक फैमिली का है। अब हम राब्ता कर रहे हैं अपनी एम्बुलेंस से, भाई 5 घंटे 4 घंटे 8 घंटे से तुम लेकर मैयत घूम रहे हो। अब समझ में आना शुरू हुआ कोई मुसीबत है। टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। आप कह रहे हैं कि आपने फिगर बोला, मैंने तकरीबन 300 वीडियोस में आज तक बोला है कि 4,500 से ज़्यादा लोग मरे, और उनका कातिल कौन है इसका आज तक अंदाज़ा नहीं लगाया गया। आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, हम अब दौड़ना शुरू हुए मुर्दा खानों में। ईदी ओवरफ्लो। अब जितने मुर्दा खाने सरकारी अस्पतालों के हैं, अब सरकारी अस्पताल का मुर्दा खाना क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ चबूतरे पे, इस तरह का एक हॉल होगा और ऐसा एक चबूतरा होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा। आप यहाँ मैयत रख दीजिए और वो अपना चिल्लर चला देंगे। अगर वो चल गया नसीब आपका, नहीं चला तो नहीं चला। शायद जिन्ना में अभी बॉक्सेस लगाए उन्होंने 20-25 लगाए, अब बासी में लगाए 20-25। आप यकीन करें अब सिचुएशन खराब होना शुरू है। हम पूरी रात जाग रहे हैं, जहां सुन रहे हैं एम्बुलेंस वालों की पिटाई हो रही है। जिस मोहल्ले से गाड़ी गुजर रही है लोग मार रहे हैं रोक रोक के। अरे भाई क्यों मार रहे हो, बॉडी रखी हुई है, हमारी बॉडी का क्या होगा। ये मामला रात में सामने आ रहा है। अब होते होते सुबह 8 बजे मैं पहली वीडियो डालता हूं जिसके अंदर एक वालिद अपने बेटे को इंटर क्लास के एम्बुलेंस में लेके खड़ा हुआ है रोड के ऊपर। मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या है, लड़का यूनिफॉर्म में, कह रहे हैं बेटा अभी नाश्ता करके निकला 1 घंटे पहले घर से, गेट के ऊपर ही खड़े खड़े गिरा है, मर गया। अब मैं जिस अस्पताल जा रहा हूं कह रहे हैं नहीं जगह नहीं है, ना इमरजेंसी में जगह है, ना मॉर्चरी में जगह है, और ना किसी मुर्दा खाने में। फिर मैंने उसकी एम्बुलेंस के साथ खड़े होके वीडियो बनाई। यहां से दिमाग अब दौड़ाना शुरू किया कि ये आफत है, कोई गैस लीक हो गई है,
अच्छा किससे बात करेंगे, चलें आप बताइए। आपके पास, आप तो सरकारी इदारों को जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो पहले हंसेंगे, बोलेंगे तुम क्या नई चीज लाए हो, ये उनका वक्त था भाई, उनका वक्त आ गया तो मर गए, तुम क्या परेशान हो। 12 बजे तक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इतना पागल हो गया कि मैंने देख लिया जब मेरी बात नहीं सुन रही गवर्नमेंट, तो मैंने नुमाइश चौरंगी पर एक मुर्दा खाना लगाया। आप अभी अपने मोबाइल में लिखें जेडीसी फ्री मुर्दा खाना नुमाइश चौरंगी, तो वो मैंने टेंट का मुर्दा खाना बनाया एहतजाजन, कि मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊं, मेरे शहर में लोग मर रहे हैं, लोग लाशें लेके घरों में बैठे हैं, मुर्दा खाना नहीं है। आप यकीन करें, शाम से पहले पहले वो आरजी मुर्दा खाने में 109 मैयतें थी। सारी तस्वीरें वीडियो जेडीसी के पेज पे भरी हुई है, देख लें। मैंने और शोर शुरू किया, मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो अब नई चीज सामने आई, 4.5 लाख की कब्र। अब ये क्या ड्रामा है भाई, इसमें इन्वॉल्व हुए। तो मालूम ये हुआ कि 40 साल से कराची में सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, कोई नया कब्रिस्तान कराची को नहीं दिया गया। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खाते में कब्रिस्तान भर गया है। अब जो गोरकन था वो शिफ्ट हो गया डिफेंस में या किसी बड़ी सोसाइटी में, उसकी 100 कब्रें हैं, उस 100 कब्रों पे उसने अपने गांव से लाके 12 लड़के बैठा दिए। अब उन लड़कों का काम ये है कि उन्हीं कब्रों को रोल करना है। हाँ भाई 3 महीने नहीं आया, गायब। रोड की कब्र है तो उसके नॉर्मल भी पूरा साल 2 लाख 2.5 लाख के रुपए का रेट है, बीच की कब्र है तो वो 2 लाख रुपए की, और कॉर्नर में कहीं है तो उसका रेट 35,000 25,000 रुपए। एक साइंस है। और वो पैसा सारा किसको जाता है, गोरकन को। सरकारी रसीद होती है 900 रुपए की या 1300 रुपए की। अब हमने उस पर शोर शुरू किया कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है। मालूम ये हुआ शहर में बर्फ गायब हो गई। मैंने वीडियो बनाई है, मेरे पेज पे मौजूद है। एक लड़की 17 साल की घर में मरती है, उसकी फैमिली अपनी मैयत ले जाके अब्बासी शहीद में रखती है, और वहाँ पर उनका कूलिंग का वो ख़राब था या क्या था, अस्पताल का नाम मैंने ले लिया, समझ आप लोग खुद गए होंगे। मतलब हमारे अस्पताल दहशत की अलामत है। उस बेचारी की बॉडी इतनी फूल गई लड़की की, इतनी फूल गई लड़की की, कि मैं जब उसका प्लास्टिक कफन लेकर आया ईदी सेंटर से, तो वो मैयत उस थैले में नहीं आई। मैं अगर आपको अंदाजे से बताऊं तो वो बकौल उसकी माँ के कि मेरी बेटी इतनी पतली सी थी, बिल्कुल इतनी पतली, उसकी हालत कम से कम इतनी मोटी और इतनी चौड़ी बॉडी हो चुकी थी। बदबू का ये आलम था कि दोनों हाथों में रूम स्प्रे, रजाकार लेके खड़े हुए थे खवातीन, और अगरबत्तियों के बंडल जल रहे थे। तो उसकी सगी माँ ने बोला कि मैं गुस्ल नहीं दे सकती, इतनी बदबू में। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैं जो पब्लिक को बताना था कि ये कयामत, क्योंकि हर घर में, मैंने वीडियो बनाई और वो आज भी मेरे पेज पे मौजूद है। मैंने कहा आंटी, शरन, इखलाकन, कानूनन यहाँ से बदबू किसी भी तरह की आए, ये आपकी बेटी है। अगर आप ही गुस्ल देने के लिए आगे नहीं आएंगी तो कोई दूसरी, तीसरी, 5वीं औरत क्यों आएगी। इस दरमियान मैं बार बार अपील कर रहा था कि अपने घरों में बर्फ जमाएं, अपने घरों में बर्फ जमाएं। जिस बर्फ की सिल का रेट था उस वक्त शायद 600 या 900 रुपए, वो सिल हमें मिल रही थी 9,000 रुपए की। मैंने नूरियाबाद से एक ट्रक मंगवाया, मैंने ऐलान किया जिनके घरों में बॉडीज हैं वो हमसे बर्फ ले जाएं। मेरे ख्याल में विदिन 1 आवर वो ट्रक खाली हो गया। हमारा मुर्दा खाना नुमाइश चौरंगी पे जो था, अब जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी मैयतें आ रही हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं मैयतें आए जा रही हैं। भाई कौन था ये सिक्योरिटी गार्ड, कौन था बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, कौन था होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, बड़ी तादाद में आए थे सिक्योरिटी गार्ड। अब जो शीटों में घरों में लोग रह रहे हैं वो मैयतें आ रही हैं। अच्छा, ये मैयतें जो दूसरे शहरों में जानी है, मेरे पास वो मैयतें पहुंच रही हैं। मेरे पास जो मैयतें रोड पे पहुंच रही हैं चौरंगी पे, वो आ रही हैं कि इनकी मैयत जानी है दादू, रहीम यार खान, हरीपुर, हजारा। अभी आप यकीन करें, उस एहतजाजी कैंप ने 3 दिन तक मैयतें अपने पास रखी। मैं जितना एहतजाज कर सकता था मैंने किया। उसके बाद इजलास शुरू हुए, मीटिंगें शुरू हुई। उनके अंदर बड़े कारामत चीज़ बताई गई कि जी हमें तो पता ही नहीं था, जो कोई हीट स्ट्रोक में गिर जाए उसकी गर्दन पे एक तौलिया रख दें, बगल में तौलिया रख दें, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। इससे आगे की कोई साइंस मैंने 10 सालों में नहीं सुनी। हमने खुद रिसर्च की तो हमें मालूम हो गया भाई दुनिया में कोयला जल रहा है, गैस जल रही है और तेल जल रहा है, तो ये तो होनी है तबाही जो आगे होने जा रही है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा असरात आएंगे। डिग्री उन्होंने बता दिया 1.5 डिग्री दिन में, 2.5 रात में बढ़ गई। ये सब हमारी अपनी रिसर्च। हम जिस हुकूमती मीटिंग में गए वो हमसे पूछते थे, जी आप हीट स्ट्रोक आ रहा है 5 दिन का, कितने कैंप लगाएंगे, आपने तौलिया कितने खरीद लिए। तौलिया काटने का तरीका सिखा रहे हैं हमें कि जी वो जो तौलिया स्क्रैप में मिलता है, जो एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है, उसको ऐसे काटे, इतना बड़ा पीस बन जाएगा। तो ये हमारी सबसे जदीद साइंस। आज तक इसी पे खड़े हैं कि जी पानी की बाल्टी रखिएगा, उसमें बर्फ रखिएगा, अच्छा बस स्टॉप होना चाहिए, सिग्नल अच्छा होना चाहिए। अगर हम ये ड्रिल स्कूलों में नाफिज कर दें, परमानेंट फिक्स कर दें कि जी हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आएगा उसको हम हीट स्ट्रोक की ड्रिल कराएंगे, हम उसको फायर फाइटिंग की ड्रिल कराएंगे। अभी इतना बड़ा सानिया आपके सामने मौजूद है, इतना बड़ा सानिया गुल सेंटर का।
अलमिया देखें कि अपना मुंह पीट ले पूरा कराची। 22 पेज की रिपोर्ट आई है कमिश्नर की। कितने पेज की? उसमें तस्करा ही नहीं है फायर ब्रिगेड का। मैंने उसके बाद वीडियो बनाई। मैंने प्लास्टिक की गाड़ियां गोद में ली। मैंने बोला फायर ब्रिगेड वालों इसको क्या बोलते हैं, है आपके पास? बोला नहीं। मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं? है नहीं। मैंने कहा इस नारकल है? बोला हाँ है। तो मैंने कहा चलाए क्यों नहीं? मैंने कहा जिसने नहीं चलाया उसकी FIR काटो। अगले दिन वो चीफ फायर ऑफिसर, वो स्टेशन ऑफिसर आके बैठ गए ग्रेड 17 के। उन्होंने बोला भाई मुझे तो हाई कोर्ट ने चीफ का ऑर्डर दिया है। मैंने कहा आप इस नारकल नहीं बेचते, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो बिल्डिंग चल रही है फैक्ट्री अरबों रुपए के माल के साथ पूरी जलती है, जमीन बोस हो जाती है। ये कौन सा नया सिलसिला शुरू हो गया कराची में कि जो बिल्डिंग चल रही है जब तक वो गिरेगी नहीं मामला खत्म नहीं होगा? आप इस नारकल क्यों नहीं भेज रहे? उन्होंने कुरान सर पे रखा। उन्होंने बोला भाई ये रहा पहला लेटर 2023 के 10 लेटर, 2024 के 10 लेटर, 2025 के। हम हुकूमत से कह रहे हैं आपने जो हमें अभी 1.5 साल पहले इस नारकल दिए, 3 जो नए आए हैं सोराबकोट, लांडी और हेडक्वार्टर, इसके ड्राइवर तो दे दो। मैंने कहा एक वाटर टैंकर है पूरे आपके पास, स्टेट के पास? बोला नहीं, हमारे पास 2 बाउजर है, उनके ड्राइवर ही नहीं है। मैंने कहा ये आग कैसे लगी? उसने खुद बताया। उसने कहा देखें भाई जो हमारे चीफ है ना, उन्होंने रूल पास किया है, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा उस वाक़े पे, मैं उसको 3रे दर्जे की आग अगर किसी ने डिक्लेयर किया तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। ये मैं आपने मुझसे सरकार की बात की तो मैं बता रहा हूं। अच्छा भाई, तो मैंने कहा ये चीफ साहब कब पहुंचे? तो उन्होंने बड़ा ख्याल करते हुए 3 घंटे के बजाय बोल दिया 1.5 घंटे में पहुंचे। मैंने कहा आप कह रहे हैं हमारी गाड़ियां पहुंची हैं 10 से 15 मिनट में। हमने जब उस आग को पहली बार देखा तो हमने बोला ये नॉर्मल आग नहीं है। लिखने वालों ने ये भी लिखा है लेटर कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में रेस्क्यू के कामों में ऐसी आग कराची में देखी ही नहीं। तो जो अफसर है, कानून ये कहता है कि फायर ब्रिगेड के साथ 8 से लेकर 12 ग्रेड का अफसर जाएगा जो फौरन डिक्लेयर करेगा आग कौन सी है। तो वो अफसर कह रहा है मैंने पहले सेकंड में बोला ये आग 3rd डिग्री है। तो मैंने कहा आपने शहर के 28 फायर स्टेशनों से गाड़ी क्यों नहीं मंगवाई? बोला मेरी नौकरी चली जाती। हमने वेट किया सर का। मैंने कहा जब सर पहुंचे तो क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जब 3रे दर्जे की आग बैटरियों तक पहुंच जाएगी, गाड़ियों की बैटरियां, लिथियम, फलाना ढिमाका। मेरे ख्याल में, मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम सही गलत, कि फैसल ईदी साहब का जो कोई इन्होंने लेटर भी लिखा है जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि ऐसी आग शायद इन्होंने भी नहीं देखी जिसके ऊपर कुछ एक्शन शुरू हुए हैं। तब अब ये गेम जो है खुलेगा इंशाल्लाह। ये आप 50-100 लोगों का मर्डर नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 500 लोगों से ऊपर की बात है। और कमाल जादू देखिए कि अभी बिल्डिंग के चारों फ्लोर गिरे पड़े में पीछे लाशें खुद ब खुद निकल आई, फैमिलीज को खुद ब खुद लाशें मिल गई। और अगर मैं कहता हूं ये बॉडी, मैं किसी वजीर मिनिस्टर की बात ही नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर इस बिल्डिंग में मेरी बेटी 3 साल की है, मेरी बेगम या मेरा भाई या मेरा बच्चा जला होता, मैं इसी MA जिन्ना रोड पर पूरा बिल्डिंग खुलवा के रखता। और कैसे रखता ये मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मुझे शौक बढ़ाना है जी, लाइए कब्रिस्तान से किसी और की हड्डी दे दीजिए, किसी और की दे दें, मैं नो 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 नो। मेरे बच्चे का राइट था जिंदा रहे, चाहे हीट स्ट्रोक हो, चाहे कोविड हो, चाहे किसी बिल्डिंग में शॉपिंग करने गया है। मुझे आपकी कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। मैंने जाके पहले दिन फायर फाइटर के घर 1 करोड़ का चेक इसलिए दिया कि मेरी पिछली प्रैक्टिस ये थी कि अगर किसी कहीं बड़ा सानिया हो और जफर अब्बास तुम अपने किसी डोनर से जाके वहां बड़ी रकम दिलवा दोगे तो हुकूमत कंपटीशन में आके वही रकम देगी। मैंने पहले दिन 1 करोड़ दिया, इनको 1 करोड़ का ऐलान करना पड़ा। नसरुल्लाह गडानी साफी का मर्डर हुआ घोटकी में, मैं उसके घर पहुंचा, 1 करोड़ दिया, हुकूमत ने भी 1 करोड़ दिया। मैं अपनी जो अपना हिस्सा डाल सकता हूं। लेकिन जो जुल्म है, आप कमाल देखिए, हमने जी वो मलबा उठाना शुरू कर दिया। हम चीख रहे हैं, तो मलबा बोल किसको रहे हो? इंसानी लाशों को मलबा बोल रहे हो? तुमने 170 घंटे पकाया है 1300 फॉरेन हाइट पे लोगों को। तुम्हें, मैं जिस फैमिली की वीडियो बनाऊं, रात में इनके 6 लोग नहीं मिल रहे, सुबह 9 बजे ठीक फोन आ जाए ऑफिस खुलते के साथ ही, जी आपकी 6 की 6 बॉडियां मिल गई। मैं अगले की बनाऊं, इनकी 3 बीवी साली बहू नहीं मिल रही, सुबह 9 बजे फोन, आपकी 3 वाला बॉडीज मिल गई। मैं अगले की वीडियो बनाऊं कि इनके 2 बच्चे 10 साल का 14 साल का नहीं मिल रहा, सुबह 9 बजे फोन आ जाइए, दोनों लाशें मिल गई। मैं वीडियो बनाऊं ये गोली मार की गली के 7 लोगों की बॉडियां नहीं मिल रही अलग अलग, सुबह 9 बजे फोन आ जाइए, 7 बॉडियां मिल गई। तो जो लोग ये कुछ कर रहे हैं वो ये तो याद रखें खुदा का वादा है मकाफात अमल। लेकिन उस बिल्डिंग के गिर्द आपने हरे रंग का कपड़ा लगा दिया। आपने बोला, कल एक प्रोग्राम हुआ गवर्नर हाउस में, तो मैं जब वहां बैठा था तो वहां एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता साहब आए, आगे बैठे, जैसे ही वो बैठे मैं उठ के चला गया। मैंने कहा भाई
बिल्डिंग पे लगे हुए हर बिलबोर्ड का रेंट कम से कम, हम जब उस जैसे बिलबोर्ड की बात करते हैं कि हमें रमजान में लगाना है, लोगों को बताना है कि हम फ्री लैब चला रहे हैं, फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, फ्री मुर्दा खाना चला रहे हैं, फ्री ओ लेवल का स्कूल चला रहे हैं, फ्री आईटी सिटी चला रहे हैं, फ्री दस्तरखान चला रहे हैं, बताएंगे तो कोई डोनेशन देगा ना। तो हमें बताते हैं जी इसका रेंट महीने का वैसे है तो 1 करोड़, आपके लिए 80 लाख कर देंगे। तो 3 बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मैं कहता हूं एवरेज 50 लाख रुपए लगाइए, 1.5 करोड़ रुपए रेंट तो आपको बोर्ड का आ रहा था, 18 करोड़ रुपए तो ये हो गए भाई। फिर दुकानों से आप 1500 ले रहे थे, 500 ले रहे थे, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। जो इदारा सालाना 18 करोड़ ले रहा था, आज 18वें दिन 19वें दिन भी उनकी सिंगल डेस्क नहीं है वहां पर कि भाई सिर्फ इन दुकानों के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। इनका सोने का काम था, उनका चांदी का था, उनका डॉलर का था, उनका क्रॉकरी का था, इनकी 6 बॉडीज है उनकी। क्यों इंटरेस्ट नहीं है आपका? ये बहुत बड़ा अलार्म है। जिस वक्त सारे मामले को लीड करना था, आप मीडिया पे खड़े होकर रो रहे हो। क्यों? आपका इतना बड़ा अल्लाह ने आपको वजूद दिया है, आप रो रहे हो भैं भैं भैं। क्या है भाई? आप अफसर हो, आप उस ग्रुप के सरबरा थे, फिर 2 दिन बाद आप खड़े होकर बोले हाँ जिसको जो कानूनी कार्रवाई करनी है कर लो, मैं देख लूंगा। अब आप सुपरमैन बन गए एक रात में। ये मामला नॉर्मल मामला नहीं है। कराची शहर में आग लगती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। मैं जानता हूं, मेरा डोनर है मुस्तफा हिमानी, WBI हिमानी, इतनी बड़ी कंपनी, उसकी 3-3 फैक्ट्रियां, अरबों रुपए खरबों रुपए का माल जल के जमीन बोस हो गया, कोई पूछना ही नहीं गया। कल मुझे वो मिले, मोहसिन फूड के मालिक हैं, उनका गुलशन मेमार में भी 6 महीने पहले पूरा नया बैंक्वेट जल गया, सारे चैनलों पे चला। वो कह रहे हम सुबह इंतजार में बैठे हुए थे कि आज कम से कम 100 इदारे हमारे पास आएंगे। रीजन क्या है, कानूनी क्या मसले हैं, कोई SOP पूरी तो नहीं हुई थी, हम तुम्हारी। कह रहे जफर अब्बास हमारे पास एक काउंसलर, एक 3रे ग्रेड का अफसर नहीं आया। मैंने जरा सी और रिसर्च की, मुझे मालूम हुआ कि तुमने 5वें ग्रेड के फायरमैन लाइनमैन को 10, 12, 15 साल में चीफ बना दिया, लेकिन सवाल आप नहीं कर सकते। आज मीडिया को ऑर्डर आया कल रात में कि अब गुल प्लाजा बस। मैंने कल रात में वीडियो बनाई, मैंने बोला जापान के लोगों तुम्हारा शुक्रिया, हमारे यहां इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिनिस्टर्स घूमते हैं, वुजरा घूमते हैं, सब घूम रहे हैं, उनको नजर नहीं आया इस बिल्डिंग में 100 लोग, 17 तकरीबन कम से कम 170 घंटे पकाए गए और हम आके उनकी ताजियत कर लें। वो आए जापान से, गाड़ी से उतरे, उन्होंने गुलदस्ता रखा, वो झुके एहतराम से, आप भी आ जाते, दुआ पढ़ देते, फातिहा पढ़ देते, शर्मिंदा हो जाते कि हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। हम जिस दौर में हुकूमत में थे, हमारे शहर में लोग पके और एक ऐसी भट्टी में पके कि आज 18 दिन में क्या ऑपरेशन हो रहा है, एक्सीवेटर बुलाए जा रहे हैं, काटो मलबा, उठाओ, ग्राउंड में फेंक दो, जो बदबू आ रही है वहां तो कुत्ते खुद पहुंच जाएंगे, गोश्त खा लेंगे, मामला खत्म। मैंने बड़े बड़े सानियात देखे। मैंने अबुल हसन असवानी रोड सानिया अब्बास टाउन में मैं खड़े होकर चीख रहा था, बॉबकट नहीं चलाओ, इंसानी आ जाए, बॉबकट नहीं चलाओ, पूरी लाश आने दो। नहीं सुनी बात। सुबह मीडिया ने खुद दिखाया, नाले के ऊपर कुत्ते इंसानी हाथ लेके जा रहे हैं। मैंने 7 के ब्लास्ट में मैं वहां पहुंचा, 4.5 घंटे में पहुंच गया था। अब मैं अंदर घुसा हूं तो जिधर देख रहा हूं बॉलें ही बॉलें घूम रही हैं, बॉलें घूम रही हैं, इधर बॉलों के पीछे डोरियां बंधी हुई हैं, अंधेरा बंद। मैंने एक बॉल उठाई, मैंने लड़कों को बोला उठाओ भाई, इंसानी आंखें और पीछे इसकी नस लगी हुई है। मैंने बॉलें धोई सारी, धो धा के, और मैंने वहां पर जो नुमाइंदे थे उनके हवाले की। फिर जो अतड़ियां होती हैं उनको कोई नहीं उठाता, इंसानी अतड़ियां जो होती हैं वो पाँव लग लग के और खून और मट्टी में वो एक अजीब सी चीज़ बन जाती है, तो लोग समझते हैं कचरा है, शॉपिंग बैग है। मैंने वो सारी जमा की। यकीन जाने अगले दिन टीवी पे चल रहा था कि जी वो इंसानी आज़ा को जानवर खा रहे हैं। मैं नाम लेके विद एविडेंस, मेरे पेज पे सारी वीडियोस मौजूद है। मैंने एक वहाँ 3 साल के बच्चे का पाँव उठाया और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से अपील की। मैंने कहा सर इतना ही बड़ा पाँव मेरे बच्चे का है, खुदा पूछेगा आपसे। साने शिकारपुर फैमिलीज बॉडी दफना रही हैं, मैं उनके घर गया, मैंने कहा आपके 3 बेटे मरे हैं बच्चे, ये हाथ नाप लें कौन कौन से बच्चे का, उसके कफन के साथ दफना है। अलमिया देखिए, ये मेरे करने का काम था। कोई भी धमाका होता है, रेस्क्यू रजाकार आता है भागते हुए, और वो क्या करता है, जो कुछ उसको मिलता है वो एक थैली में या एक चादर में डाल देता है, चाहे वो JDC का हो चाहे कोई। उससे बेचारा क्या करेगा, जिंदा को उठाता है, अस्पताल ले जाता है। अब उस थैली का DNA होके आया तो मालूम हुआ जफर अब्बास साहब की गठरी है। अब जफर अब्बास के 5 पांव, 3 हाथ, 16 उंगलियां, 3 नाक, ये इस गठरी में। हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। जहाज गिरा है, जफर अब्बास की बॉडी है, जफर अब्बास की बॉडी कराची में इनकी फैमिली की मर्जी से दफन होनी चाहिए, लाहौर में दफन नहीं होनी चाहिए। कौन बताएगा? आप किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? हीट स्ट्रोक पे तुमने असल फिगर नहीं बताया, तुमने कब्रिस्तान नहीं बनाए। उसके बाद तुम्हारे अस्पतालों की इमरजेंसी में आज भी आप अब्बासी चले मेरे साथ,
लगा देंगे ऑक्सीजन मरीज के। पूछिएगा बाद में कि हमारे चचा चले गए, क्या ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही थी? तो वहीं से पीछे बंदा आएगा, सर इस सिलेंडर में तो ऑक्सीजन है ही नहीं 3 साल से। आप किधर हैं? शिकारपुर में बंदा गटर में गिर के बेहोश हो गया, निकाल के अस्पताल लाया, डॉक्टर कह रहा पहले नहला के लाओ, मैं नहीं छूऊंगा। मैं उसके घर गया, मैं इरफान मसीह, मैंने उसकी माँ से माफी मांगी, मैं इसी मुल्क में रहता हूँ जहाँ तुम्हारे बच्चे के साथ ही हो गया। जो कह रहा है मैं मसीहा हूं, वो कह रहे नहला के लाओ, मर गया, छुट्टी फारे। तो हर सानहा एक कहानी रखता है बेहिसी की। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, इस हमने हीट स्ट्रोक से जो सीखा वो हमने ये सीखा कि भाई शहर के लिए मुर्दा खाना चाहिए था, तो 1000 मैयतें रखने का हमने भी एक 2-2.25 अरब रुपए का मुर्दा खाना बनाना शुरू किया, 200 मैयतों को बना दिया सोराबकोट पे। लेकिन मैटर ये जिंदा इंसानों के लिए हम जहाँ टैक्स देखते हैं उनको सोचना है। हम 100, 200, 300, 400 कितने लोग मिले मरे अभी इस वाक़े में? कोई ऐसा सेल ही नहीं बनाया गया। कोई दूसरे शहर का आदमी, कोई यतीम यहाँ नौकरी कर रहा था, कोई गरीब दूसरे शहर से आया हुआ था, वो महीने के आखिर में अपने घर पैसे भेजता था, वो रहता है बिलफर्स कोहाट में, वो रहता है गुजरांवाला के किसी गांव में। उसकी माँ और बहन को क्या मालूम कि मेरा भाई गुल प्लाजा में नौकरी करता है? उसको तो ये पता है मेरा भाई कराची में दिहाड़ीदार आदमी है, महीने के आखिर में हमें 31 तारीख को पैसे भेज देता है। अब जब 31 आएगी तो वो कहेंगे भाई राब्ता नहीं हो रहा, भाई का क्यों नहीं राब्ता हुआ, क्यों पैसा नहीं आ रहा? इस पे किसी ने बात ही नहीं करनी है। हाँ, यहां इस बिल्डिंग में किसी मिनिस्टर के बच्चे की लाश होती, किसी वजीर के बच्चे की लाश होती, तो एमए जिना रोड टावर कम पड़ जाता, 6 जेटीओं तक सिर्फ हर पिलर रखा जाता कि सर 3 पिलर निकालें, ये हाथ निकला है, भाभी का ये हाथ तो नहीं है, सर ये दूसरी आंतें मिली हैं, भाभी की ये आंतें तो नहीं है। तो बात ये, अवाम को आपने माशाल्लाह ऑपरेशन रुका हुआ है, बॉडीज दे दे के 84 बॉडी हो गई, 76 हो गई। मैंने एक लाइव प्रोग्राम में डीसी साहब से पूछा, सर 30 से 64 हो गई बॉडियां 1 घंटे में, बॉडीज आपने दिखाई क्यों नहीं? भाई अगर इतना बड़ा सानिया हुआ है, लोग पके हैं 100, 150, 200 घंटे, और आपको इतना बड़ा कमाल हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन के, एक साथ आपको बॉडीज मिल गई 30, तो भाई दिखा तो देते। 100 कैमरा खड़ा हुआ है, 10,000 मोबाइल है, मैंने अपनी जिंदगी में इतने मोबाइल फोन वाले किसी साने में एक साथ नहीं देखे। बिल्डिंग जल रही है, कम से कम ऐसा लग रहा है नेशनल स्टेडियम या कोई कॉन्सर्ट बड़ा हो रहा है, एक साथ 10,000 मोबाइल खोल के लोग यूं खड़े हैं। मैं आज तक परेशान हूं, ढूंढ क्या रहे थे मोबाइल कैमरे में? कोई जिंदा चीखता हुआ आता, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता। तो बात यह कि हमने तो सिर्फ सानियात में सीखा है भाई, और हम सीख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं और बद्दुआ कर रहे हैं कि जो इसका जिम्मेदार है खुदा उसके साथ भी यही करे, क्योंकि अब ये जुल्म हद से बढ़ चुका है। अपनी बात फिर खत्म करूंगा, मैंने गवर्नर हाउस में भी ये बात बोल के अपनी बात खत्म की। मैं मेरी तकरीर से पहले कल तनवीर पास्ता साहब वहां से चले गए, तो आपके तवज्जुह से वीडियो पैगाम जारी हो रहा है, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डालूंगा उसको जीडीसी पे। अगर तनवीर पास्ता साहब वहां मौजूद होते मेरी तकरीर के दौरान, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता, सर सबसे पहले इनको हथकड़ी लगवा के अंदर तो करवाएं, बात तो शुरू हो, इनकी क्या गलतियां हैं क्या नहीं हैं। ये खुद साख्ता आग थी, किसी ने लगाई है, हजारों तरह के हम प्रोपेगेंडे देख रहे हैं, हमारे शहर के लोगों को पका के मार दिया। अभी कल मुझे एक फैमिली मिली, उनके 6 लोग मरे, उन्होंने जो मुझसे बातें की मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, कह रहे कोई है जो हमें पूछे, कह रहा है कोई 2 ग्रेड का अफसर तो मेरे घर भेज दो जो मुझे अकेले ले जाके पूछे आपको क्या लगता है। कह रहा कि मेरा इतना हक भी नहीं है, मेरे बच्चे शॉपिंग करने गए थे, कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई ये क्या है, ये कोई दहशतगर्दी है, ये कौन सा सानिया है। वो 2 बच्चे कौन शाहरुख खान थे कि जिन्होंने सिर्फ आग लगाई और पूरी बिल्डिंग जल के खत्म हो गई। अब बताइए, जो शख्स बोल रहा है मीडिया पे आके सारे दरवाजे खुले थे, आज वीडियोस चल रही हैं जिसमें लोग बता रहे हैं ये पहली मंजिल की ग्रिल है, लॉक हमने तोड़ी है 20 से, ये दूसरी मंजिल की ग्रिल है, ये पहला शटर है, ये चौथा शटर है। इतने बड़े एविडेंस आने के बाद भी कोई गिरफ्तारी ना होना, मेरे 1000 दफा चीखने के बाद कि हर मरने वाले की सिंगल एफआईआर काटो, जल्दी से एक बड़ी एफआईआर काट दी गई ताकि अब इस एफआईआर के बाद कोई दूसरा अपनी सिंगल ना कटवा सके एफआईआर। कानून कोई ना कोई बनेगा नया, कुछ ना कुछ मिलेगा रास्ता। ये साइंस समझ में नहीं आ रही, ऐसी खामोशी, ऐसी मतलब मैं फिर वही बात बोलूंगा, हम बेबस हैं, हमसे बद्दुआ कर सकते हैं, ज्यादा बोलेंगे। आप एक प्रोग्राम हमारे लिए भी कर रहे होंगे, जफर अब्बास ज्यादा शोर कर रहे थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ये उनकी बेवा बैठी है, उनके 2 बच्चे बैठे हैं। बेटा पापा क्या अच्छा करते थे? बोलेंगे पापा ज़्यादा बोल रहे थे, हमने समझाया था नहीं बोलो। तो बात ये, जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और अगर सब खामोश रहेंगे तो इसी तरह किसी न किसी साने की नज़र हो जाएंगे। थैंक यू। जफर अब्बास साहब ने बहुत तफसील से हीट वेव के साथ इस शहर में होने वाले जो दीगर सानियात हैं उस पर भी रोशनी डाली।
जब हीट वेव आती है तो एक अलमिया तो ये रोनुमा होता है कि हमारे प्यारे जो है वो उसमें जाबाग होते हैं, लेकिन एक इसका जो दूसरा पहलू है और वो बहुत संगीन पहलू है, वो ये कि वो बुजुर्ग, वो बच्चे, वो खवातीन, वो प्रेग्नेंट खवातीन जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला होती हैं, डॉक्टर्स का और माहिरीन का कहना यह है कि वो बीमारी, उस बीमारी के जरिए अगर उनकी मौत 2 साल में होना थी, तो हीट वेव के नतीजे में जो पेचीदगियां पैदा हुई हैं उसमें साल से 1.5 साल कम हो जाता है। यानी वो 6 महीने से 8 महीने में जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। यह है वो खामोश कातिल। लेकिन एक मसला यह है कि जब हीट वेव या गर्मी की, हीट वेव का तो हमने एक नाम दे दिया है 2015 का, चूंकि हमारे साथ जो अलमिया था वो हम शायद ना भूल पाएंगे। उसके बाद से गर्मी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अब हम गर्मी की शदीद लहरें उसको कह देते हैं। लेकिन उस वक्त ये हो रहा होता है कि कराची के एक हिस्से में बिजली भी आ रही होती है, पानी भी आ रहा होता है, जिंदगी उसी तरह रवा दवा होती है, लेकिन कराची का जो बड़ा हिस्सा है वो इन सब चीजों से महरूम होता है। फैसल साहब, ये कोई तबकाती मसला है? आपकी जो रजाकार हैं वो ज्यादातर इन्हीं इलाकों से खुद भी ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वो आपको बताते हैं कि ये जो गर्मी आ रही है या इस गर्मी से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इन इलाकों के, वो क्यों मुतासिर हो रहे हैं? उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, सबसे पहले ये कि 2015 की जो हीट वेव थी वो रमज़ानों में आई थी ना, रमज़ान के शुरू के दिन थे, और दुनिया में 2-3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे अगर हीट बढ़ती है तो वहाँ पे हीट इंडेक्स की वजह से, मतलब एक बबल इफेक्ट क्रिएट होता है, बल्ब इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इन्होंने बताया भी मेट के ज़ुबैर भाई ने, ये एक शहर तो यूएसए का है, टेक्सास के साउथ में, टेक्सास में या उसके बराबर वाली स्टेट में है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक कराची है जहाँ पे ह्यूमिडिटी और हीट दोनों मिल के जो है, और तीसरी चीज़ जो है वो रमज़ान थे, रोज़े थे, तीनों चीज़ों ने मिल के जो है ना वो लोगों की जान ली। मुसलसल पसीने आ रहे थे, सूखते नहीं, एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर, पसीना जब सूखता है तो हीट कम होती है, तो वो एक तो ये इफेक्ट था। दूसरा, हीट वेव अगर मुसलसल 2-3 दिन रहे तब जाके लोगों की जानें जाना शुरू होती हैं, ये भी एक चीज़ है। पहले दिन नहीं होती, दूसरे दिन भी नहीं होती, तीसरे दिन से जो है, क्योंकि मुसलसल पसीना बह रहा होता है, नमकियात निकल चुकी होती है बॉडी से, और फिर रमज़ान उस दिनों में हमें जहन में रखना चाहिए, रमज़ान भी था तो इनटेक भी कम था हमारा पानी का और नमकियात का, तो उसकी वजह से जो है उस ज़माने में बहुत हलाकतें हुई। और मेरा जो एस्टिमेशन है, मैं हमेशा से कहता रहा, उस वक्त भी मीडिया में कहता रहा कि 6 से 8 हज़ार आदमी कराची में मरा है, सिर्फ कराची में। अंदरूनी सिंध का हमें नहीं पता, अपर कंट्री का नहीं पता, इंडिया में अलग हुई थी हीट वेव्स, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में था। हमारे पास अच्छा डेटा इसलिए नहीं बन पा रहा था कि लोग रक्शे में आ रहे थे, खुली गाड़ी में आ रहे थे, लाश लेके सर्द खाने में, सर्द खानों में पाइल लगी हुई थी, मतलब लाश के ऊपर लाश पड़ी हुई थी, जगह, दरवाज़ा खुल ही नहीं सक रहा था अंदर आप जा सके, ये पोजीशन हो गई थी। और लोग कह रहे थे कि हम कहाँ ले जाएं, कोई गोरकन नहीं है, सब गोरकन भाग गए हैं। रात में जो गोरकन आते हैं काम करने के लिए, वो 2, 4, 6, 8 खड्डे खोद पाते हैं, वो मतलब कब्रें खोद पाते हैं, हम डाल देते हैं, लेकिन दिन में इतनी गर्मी थी कि कोई गोरकन नहीं मिलता था, सब भाग जाते थे। लोग अपने घरों में, जैसे कि जफ़र भाई ने बताया कि लोग अपने घरों में लाशों को लेके बैठे हुए थे, परेशान थे, और कब्रें नहीं मिल रही थी लोगों को, और जो बेचारा मरना था वो तो मर गया,
लेकिन जो लाश को या कभी इस कब्रिस्तान लेके जा रहे थे, कभी उस जगह, कभी उस जगह, कभी इस सर्द खाने, कभी उस सर्द खाने, कहीं पे जगह भी नहीं थी। और अच्छा निकले, अब पता भी नहीं चल रहा था कि हो क्या गया है शहर में। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हीट वेव से हो रहा है, लेकिन हमने शोर मचाना शुरू किया। हमारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, हमारे पास जगह नहीं है, और जो है वो ये क्राइसिस चल रहा है शहर में। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जफ़र भाई ने आपको बताई हैं। देखिए जो है वो आपने तबकाती की बात की ना, तबकाती मसला ये है कि अभी जो 2 साल पहले हीट वेव आई थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं वो गरीब इलाकों में हुई हैं, जहाँ पे 15-15, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। हालांकि ये रमज़ान नहीं था, और इसका डेटा मैंने जो है वो यासिर भाई से शेयर किया था, तो उन्होंने मैपिंग जब की ना, मैपिंग से भी अंदाज़ा हो गया इनको कि ज़्यादातर हलाकतें उन इलाकों में हुई हैं जहाँ पे 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि ये कत्ल था। इस लोड शेडिंग को कम किया जाना चाहिए था। जब जो है वो महकमा मौसमियात जब अनाउंस करता है कि अगले 5 दिन, अगले 3 दिन, अगले 8 दिन हीट वेव होगी, तो जो लोड शेडिंग है इसके दौरानिए को बहुत कम कर देना चाहिए, ताकि जो है वो गरीब इलाकों में, मजदूर इलाकों में इतनी ज़्यादा हलाकतें होती हैं सैकड़ों की तादाद में, ये ना हो सके। तो ये इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है हमारे सैकड़ों लोगों की कत्ल की वजह बन रहा है, इलेक्ट्रिक कंपनियां हमारी। दूसरा जहाँ जो है वो तबकाती का बात कर रहे हैं, तो दूसरा तबका तो उनके पास तो घर में जनरेटर हैं, गाड़ियों में एसी लगे हुए हैं, उनके लिए क्या मसला है? उनके लिए तो जन्नत में भी मेरे ख्याल से हर चीज़ होगी, यहाँ पे भी इनको हर चीज़ है। पर परेशानी जो है वो गरीब तबके की है। गरीब तबके को उसकी चीज़ें नहीं मिलती। और हम मस्जिदों में भी एसी लग गए हैं, लेकिन मस्जिदों में हमने रिक्वेस्ट की तो कहते हैं नहीं, हम जो है वो नहीं हो सकता। हीट वेव का सबसे अहम जब इलाज ये होता है कि उसको हीट से निकाला जाए, उसको एसी में रखा जाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के हॉल बनने चाहिए, इवन शादी हॉल है इनको ले लेना चाहिए, बहुत सारी जगहों को वहाँ पे एसी लगने चाहिए, इनकी वाटर की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ताकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो हीट से उसको निकालना होता है। तो ये चीज़ें हैं। सूरत हाल जो है वो हीट वेव के हवाले से या गर्मी की शदीद लहरों के हवाले से इस कराची के अंदर मुसलसल उसकी जो शिद्दत है, जो उसका दौरानिया है, उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है और सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है कि उसके जो सबसे ज़्यादा नताइज हैं वो कराची की 60 से 65% लो इनकम एरियाज और जो हमारी गैर रस्मी आबादियां हैं वो भुगत रही हैं। किन्जा ने कराची के कई इलाकों में जो लो इनकम एरियाज हैं उसमें इस हवाले से काफ़ी काम किया है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। मैं चाहूँगा कि इनके मुशाहिदात इस हवाले से क्या हैं ये हमें ज़रा तफसील से बताएं, और आप उन मुशाहिदात की रोशनी में किस हल की तरफ लेकर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंजा नकवी है। मैं आगा खान में काम करती हूँ, और आगा खान में हम लोग बहुत ज़्यादा क्लाइमेट फोकस्ड है इस वक्त। और क्लाइमेट फोकस में जो सबसे मेन हमारा फोकस है वो इस वक्त हीट है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हीट है क्या, हीट किस तरह का इशू है। हीट सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, जैसे मोस्टली लोग समझते हैं कि हीट सिर्फ एक हेल्थ का इशू है जिससे मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी बढ़ती है। हीट एक डेवलपमेंटल इशू भी है, जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। हीट इसके अलावा आपकी वेलबींग को इफेक्ट करता है, ओवरऑल वेलबींग को इफेक्ट करता है, जिसके अंदर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसको कहा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई एम सॉरी, मैं एक एकेडमिक रिसर्चर हूँ, सो मेरा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हूँ मैं। मोस्टली मैं टेक्निकल या साइंटिफिक या एकेडमिक चीज़ों पे ही बात कर सकती हूँ। हमने जब अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2 साल पहले, तो हमें खुद भी आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, इतना रैम्पेंट है कि हमें खुद भी आइडिया नहीं था कि हीट किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपने वही बात की कि एक अच्छे स्टैंडर्ड के लोग जो हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, हम, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करना चाहूँगी उसमें से हम भी हैं,
जो अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे पास जनरेटर्स हैं, हमें हीट उस तरह से इफेक्ट नहीं करते जिस तरह से लोगों को लोअर इनकम एरियाज में इफेक्ट कर रही होती है हीट। तो हम निकले इस जद्दोजहद में कि हम देखेंगे क्या हो क्या रहा है असल में। हम ऐसे ही कुछ भी करने खड़े हो जाएं ब्लाइंडली और उसका कोई फायदा ही नहीं हो, तो वो ना किसी और के लिए फायदेमंद है ना हमारे लिए। हमने शुरू किया एक सिस्टमेटिक रिव्यू, एक चीज होती है उससे कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमने पहले देखा दुनिया हीट को कम करने के लिए क्या कर रही है, उसके अंदर हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, लेकिन जो चीज हमें सबसे चौंकाने वाली मिली उसके अंदर वो ये थी कि लो इनकम कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली लो इनकम कम्युनिटीज, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, कोई सॉल्यूशंस नहीं थे उनके लिए। फिर हमने शुरू किए कि हम लोगों से फर्दन बात करके देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। इसके लिए हमने कराची में और अंदरूनी सिंध में हर जगह लोगों से बात करी जाके उनसे पूछा कि उनका हीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो क्या समझते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उनके लिए हीट कम कर सकें। उन्होंने अपनी राय दी हमें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो हम किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं, हम जो कम्युनिटी है उसकी राय को नहीं लेते। कम्युनिटी क्या चाहती है, ऊपर बैठे हुए लोग अपनी मर्जी से सारी प्लानिंग्स करते हैं और अब उन प्लान्स के अंदर कम्युनिटी को एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उसमें से मिसिंग रहती है हमेशा। आफ्टरवर्ड्स हमने उसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स करी। हमने पूरे कराची से बहुत एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, सबके साथ बैठे। हमने इवन मैट डिपार्टमेंट से लोगों को इनवाइट किया है, हमने डिफरेंट इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, हॉर्टिकल्चरिस्ट को इवन हमने इनवाइट किया। हम सबके उनके साथ बैठे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स की हैं थ्रू मल्टीपल मीटिंग कि क्या होना चाहिए। फिर हमने जो चीज़ देखी सबसे ज़्यादा कराची के अंदर स्पेशली, हम लोगों ने काम शुरू किया है बिलाल कॉलोनी में। 2015 की हीट वेव में सबसे ज़्यादा अमवात बिलाल कॉलोनी में हुई थी, जो कि गवर्नमेंट का डेटा कहता है। ऑब्वियसली हम कोई और सा डेटा यहाँ कोट नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट के डेटा को देख रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अमवात बिलाल कॉलोनी में हुई थी। बिलाल कॉलोनी में जब हम गए हैं तो वहाँ हालात कुछ यूँ हैं कि हाउसेस क्रैम्प्ड अप हैं, उनके अंदर हवा आने की जगह नहीं है। जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा ये देखी है कि कराची का सबसे बड़ा मसला एक गवर्नेंस इशू बिल्कुल है, लेकिन उस गवर्नेंस इशू में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए जाते हैं उनकी कोई रोकथाम नहीं है। कोई नहीं देख रहा कि किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह नहीं बन रहे हैं। उसके ऊपर एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं। एक से दूसरा घर जुड़ा हुआ है, एक घर है वो तीनों साइड से दूसरे घरों से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई जगह नहीं है हवा आने की, उसमें कोई जगह नहीं है कोई धूप आने की, कोई रोशनी आने की, किसी तरह की वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं है। किचन वहाँ की औरतों ने कमरे के अंदर बनाया हुआ है। अब कमरे के अंदर किचन बनाने से वो हीट वहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है। दूसरा इशू ये है कि बिल्डिंग मटेरियल, जो हमने इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के ऊपर भी हमने काफ़ी काम किया कि किस तरह से इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की जाती थी। असल मसला है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स भी। यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स दिन के टाइम पे गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के टाइम पे उसे रेडिएट करते हैं। इसकी वजह से जो आपने बताया कि रात के टाइम पे गर्मी बढ़ने लगी है, उसकी एक बड़ी वजह ही कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं। इतने क्रैम्प्ड अप, इतने ज़्यादा। आप अगर कराची को किसी भी एक व्यू पॉइंट की तरफ से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि कराची में सारी बिल्डिंग्स बहुत क्रैम्प्ड अप है। उस क्रैम्पिंग की वजह से जब वो सारी बिल्डिंग्स दिन के टाइम पे वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं और रात के टाइम पे वही हीट को रेडिएट करती है, तो अर्बन हीट आयरन का इफेक्ट देना शुरू कर देती हैं। अगर यही चीज़ अगर आप पेरिफ्रीज में जाएं, एक स्टडी में भी आपने भी पढ़ी हो वो स्टडी जिसने सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया था, उस स्टडी ने ये बताया कि पेरिफ्रीज के मुकाबले में जो सेंट्रल कराची है वो ज़्यादा हीट से अफेक्टेड है। वो क्यों है? क्योंकि सेंट्रल कराची में हमारी लो इनकम कम्युनिटीज़ आती हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आती हैं, और वो सारे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है बहुत ही क्रैम्प्ड अप है। फर्दर हमने जब लोगों से बात करी उसके बाद हमने कुछ लो कॉस्ट सॉल्यूशंस निकाले। हम ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसे ही अपने सॉल्यूशंस लगाना शुरू कर दें और उसके अंदर लोगों को कोई इनपुट ना हो। हमने लोगों की कम्युनिटीज़ बनाई उस एरिया में, मर्दों और औरतों की अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई जो कि हमें गाइड करेंगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट के हमें क्या करना चाहिए, उनको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और किस चीज़ से नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने उन लोगों से बातचीत करके ये जाना कि अवेयरनेस, ऑब्वियसली अनअवेयरनेस जो है वो बहुत ही रैम्पेंट थी उनके दरमियान भी। किसी को नहीं पता कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट एग्जॉस्शन क्या होती है, उससे किस तरह बचना चाहिए, अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए। हद ये है कि वहाँ जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स थे, जो भी था वहाँ पे, उनमें से किसी को नहीं पता। हमने डेटा निकालने की कोशिश करी कि यहाँ पे हीट स्ट्रोक के पर ईयर कितने केसेस आते हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं वहाँ पे, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
हमने जो वहाँ पे क्लिनिशियंस थे, हमने उनसे बात करी कि आप लोग हीट स्ट्रोक से किसी की कोई डेथ होती है तो वो किस तरह रिपोर्ट करते हैं। सो फनीली इनफ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे वो उसे गैस्ट्रोएंटाइटिस में रिपोर्ट कर रहे थे। एंड आई डोंट सी द कनेक्शन, बीइंग अ डॉक्टर आई डोंट सी द कनेक्शन कि गैस्ट्रोएंटाइटिस और हीट स्ट्रोक का क्या कनेक्शन है। दैट्स जस्ट बिकॉज कि जब हीट स्ट्रोक होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है लोगों को, तो उनका पेट खराब हो जाता है, उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी होती है, उसकी वजह से वो उसे गैस्ट्रोएंटाइटिस में रिपोर्ट कर रहे थे, नॉट इन द हीट स्ट्रोक। वो ये नहीं देख रहे थे कि उनका एक्सपोजर क्या है, उनको पहले गर्मी लगी है उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है, तो इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो अब बीइंग अ साइंटिस्ट हमारे लिए डेटा लेना भी बहुत ज़रूरी था। हमें ये देखना था कि हीट स्ट्रोक के कितने केसेस हमारे काम करने के बाद कम हुए हैं, पर अब उन्हें हम कैसे देखें, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या जितने भी क्लिनिक्स हैं उन्हें पता ही नहीं है उसे डायग्नोज कैसे करना है। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे। हमने अपने प्रॉपर एजुकेशन मटेरियल्स बनाए, हमने वीडियोस बनाई हैं, हम बच्चों को स्कूल में जाके सिखाते हैं कि भाई गर्मी से किस तरह से बचना है, और अगर किसी को आप हीट स्ट्रोक होता हुआ देखें या हीट एग्जॉशन होता हुआ देखें तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, और उस सूरत में आपको क्या फर्स्ट एड उस इंसान को देनी चाहिए जो आसानी से हो जाए। इसके अलावा हमने कम्युनिटीज़ को सिखाया कि घर के अंदर हीट कैसे कम करनी चाहिए, घर के बाहर जो वर्कर्स हैं जो धूप में काम कर रहे हैं वो कैसे अपना हीट एक्सपोजर कम करें, गर्मी से कैसे बचें, उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को बता देनी चाहिए थी, जो प्लान के अंदर शामिल होनी चाहिए थी। एंड फनीली इनफ इट इज़ इन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में एजुकेशन शामिल है, बट वो दी नहीं गई है अभी तक। उनको ये सब सिखाने के बाद फिर हमने सोचा कि हमें जो असल काम करना चाहिए वो इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर करना चाहिए। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि उनका स्ट्रक्चर गिरा के और दोबारा बना दें, लेकिन कुछ लो कॉस्ट सॉल्यूशन ज़रूर दे सकते हैं। सो आफ्टर मल्टीपल कन्वीनिंग्स, दूसरे मुल्कों में दूसरे लोगों से, एक्सपर्ट से बात करके, कराची में एक्सपर्ट से बात करके हमने कुछ लो कॉस्ट सॉल्यूशंस निकाले हैं लोगों के लिए, जिसके अंदर रूफ शेडिंग है, वेंटिलेशन है कि डक्ट बना दें, एक खिड़कियाँ नहीं बन सकती तो डक्ट बन जाए। आपको याद होगा पिछले ज़माने में डक्ट्स हुआ करती थी, हर घर के अंदर हुआ करती थी, वो गर्मी को रिड्यूस करने की थी, क्योंकि देखें साउथ एशिया एक हमेशा से एक वार्मर रीजन रहा है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे जो भी इंडिजिनस नॉलेज थी, जो भी लोगों के लोग क्रिएट करते थे, कोई घर बनाते थे, कुछ भी करते थे, वो उस चीज़ को माइंड में रख कर किया जाता था। अब वेस्टर्न नॉलेज की तरफ जाते जाते हमने वो चीज़ मिस कर दी अपने पास से। अब अगर आप वेस्ट के हिसाब से अपनी बिल्डिंग्स बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ तो इतनी गर्मी नहीं होती है, उनकी बिल्डिंग से तो इस हिसाब से बनी ही नहीं है। फिर हमने विंड मिल्स हमने सारे विंड कैचर्स बनाए हैं, हमने खिड़कियाँ बना के वेंटिलेशन की, हमने लाइन पेंट्स किए हैं उनके घरों पे सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स किए हैं, सोलर पैनल्स दिए हैं उनको। इसके अलावा स्ट्रीट शेडिंग्स हमने करी है वहाँ पे। स्ट्रीट शेडिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ हमने लोगों को भी बोला है, उसको खुद भी करा है, वहाँ पे प्लांटेशन बढ़ाई है। कोई प्लांट नहीं दूर दूर तक, कोई प्लांट नहीं, और लोगों को प्लांट का ख्याल रखना भी नहीं आता। हमने बहुत सारे हॉर्टिकल्चरिस्ट से बात करी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में कौन से प्लांट्स हैं जो कि चल सकते हैं, क्योंकि पानी नहीं है, पानी ही नहीं है तो वो प्लांट्स क्या लगाएंगे, उस प्लांट को पानी कहाँ से देंगे। तो कम पानी के अंदर या खारे पानी के थ्रू कौन से प्लांट्स हैं जो कि फल फूल सकते हैं, हमने उस प्लांट्स को देखा। आफ्टरवर्ड्स हमने ये चीज़ नोटिस करी कि इन इंटरवेंशन से ना सिर्फ ये कि लोगों के घरों का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो गया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई। उन्होंने जो हमने शेडिंग्स करी हैं, शेडेड एरिया के अंदर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। लोगों ने, जो औरतें अपने घर के कमरे के अंदर, उस किचन के अंदर काम कर रही होती थी, जिससे उसे कमरा गर्म होता था और औरतों के ऊपर मजीद हीट स्ट्रेन क्रिएट होता था, वो हीट स्ट्रेन कम हो गया क्योंकि उन्होंने किचन बाहर शिफ्ट कर लिया अपने उस शेड के नीचे। अर्बन में हमने ये देखा कि एक फैमिली थी जो एक कमरे के अंदर 2 फैमिलीज रह रही थी। हमने जब उनकी रूफ पर शेडिंग्स कर दी प्रॉपरली तो एक फैमिली ऊपर शिफ्ट हो गई। उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल भी एक बेहतर हुई, उनकी कंफर्ट इंक्रीज हुई, उनकी प्राइवेसी इंक्रीज हुई और मूड्स बेहतर हो गए। जब हमने मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स भी, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक पार्ट मेंटल हेल्थ असेसमेंट भी था, हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना चाहते थे, तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट में हमने ये देखा कि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत लो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने इसको कंपेयर किया अपने मटियारी के डेटा से, एंड कराची के लोगों की मेंटल हेल्थ मटियारी के लोगों से ज़्यादा बुरी है। वहाँ वो सर्विसेज नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ओपननेस है, वहाँ पे ओपन घर बने हुए हैं, ओपन बरामदे बने हुए हैं, वहाँ
एक एक कमरा बना लेते हैं, एक एक कमरे में एक एक फैमिली भले से रह रही होती है, कोई किसी को दखल नहीं दे रहा होता है। दे आर वेरी हैप्पी लिविंग देयर। उनके आई नो उनके अपनी वर्नरेबिलिटीज है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन कराची में बहुत सारी चीजें कंपाउंड हो जाती हैं। यहाँ पे वहाँ हमने जब उनकी इनकम कंपेयर करी तो कराची के लोगों की इनकम उनसे 20 to 30% ज्यादा थी, लेकिन उनके खर्चे उनसे कहीं ज्यादा थे। वहाँ यहाँ पे बिजली ज्यादा महंगी मिल रही है, उन्हें खाना ज्यादा महंगा मिल रहा है, उन्हें हाउसिंग ज्यादा महंगी मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आवाम खुद से कुछ नहीं करना चाहती। जब हमने ये इंटरवेंशंस कुछ हाउस होल्ड्स के ऊपर डिलीवर करी हैं, उसके बाद बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे जिनके ऊपर नहीं कर सके हम, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स हम नहीं कर सके। वो हाउस होल्ड खुद हमारे पास आके कह रहे हैं कि विल पे यू, हम आपके साथ पैसे लगाएंगे, आप ये करें हमारे लिए। सो दे आर एग्री टू पे। ऐसा नहीं है कि लोग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, गवर्नमेंट हमारी मोस्टली कहती है कि आवाम खुद से कुछ नहीं करना चाहती। वो करना चाहते हैं, उन्हें सॉल्यूशन पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। हमने अब जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिलहाल गर्मियों के लिए, तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी अप्रैल थ्रू अगस्त, सो हम वहाँ पे कैंप्स अपने इंस्टॉल करेंगे उस पूरे एरिया में, और फिर देखेंगे कि कितने हमारे पास हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं, कितनी इलनेसेस आती हैं। और बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म का कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक में। हीट एग्जॉस्शन अगर आप लोग जल्दी पकड़ लें तो वो फौरन ट्रीट हो जाती है, आपको सिर्फ उस पेशेंट को हीट से रिमूव करना होता है। जबकि हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो तो हॉस्पिटल जाना लाजमी है। हॉस्पिटल में प्लीज उनको आईवी मत लगाने दीजिएगा। मैंने ये बहुत से देखा, वो आईवी लगाना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट व्हाट्स नीडेड। मसला ये कि ट्रेंड नहीं है, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी ट्रेंड नहीं है कि हीट स्ट्रोक में करना क्या चाहिए। सो आई एम ओपन हियर। आप हमारे पास AKU भी आ सकते हैं, कोई भी आना चाहे, हम आपको पूरा मटेरियल एजुकेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। कि अपने आसपास के लोगों का भी प्लीज बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो आउटडोर वर्कर्स होते हैं, इवन जो हमारे घरों में लोग काम कर रहे होते हैं, वो बहुत एक्सपोज होते हैं हीट से। हमें उनकी हेल्प हमें ही करनी होगी, उन्हें एजुकेट भी हमें ही करना होगा। अगर हम उनको एजुकेशन देंगे तो वो भी हीट से उसी तरह से बच सकते हैं। यस। Obviously, we अच्छा, are ये more than open about एक it. मिनट इसमें इंटरप्ट करूंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बस इसका आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आखिर में जो है वो जुबैर सिद्दीकी साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि आ रही हैं गर्मियाँ, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि क्या होने जा रहा है? बस ये ज़रा सा आप होंगे। जी, जैसे कि अभी फरवरी के हम हर महीने की भी आउटलुक देते हैं एडवांस में पहली तारीख को, तो फरवरी के टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फरवरी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 1 से 2 डिग्री ज़्यादा ही रहेंगे। इसी तरीके से डेफिनेटली मार्च अप्रैल जो एवरेज के मुकाबले में आप उम्मीद रखें कि 1 से 2 डिग्री रोज़ाना की बुनियादों पर, यानी आपको जो, अगर मिसाल के तौर पर अगर मई के महीने में 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो हो सकता है कि वो एवरेज जो है पूरे महीने का 36 हो, लेकिन कुछ दिन ऐसे हों कि जिनमें 40 और 42 डिग्री भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फील लाइक अलग नहीं, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, फील लाइक या जिसको हीट इंडेक्स कहते हैं, वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर। अगर ह्यूमिडिटी देखिए 35 से ऊपर जब टेम्परेचर होता है 36, 37, 38, तो ह्यूमिडिटी का या हीट इंडेक्स का बराह रास्त इम्पैक्ट होता है, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यानी अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है और आपका ह्यूमिडिटी अगर 50% या 40% भी है, तो वो फील लाइक 46 और 48 तक भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। ये ज़रा बस आप इनका ये
बच्ची ने जो सवाल किया था। हम लोग ऑब्वियसली कम्प्लीटली ओपन है। जाहिर सी बात है कि हमारा मकसद यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। हमने उसके लिए एजुकेशनल मटेरियल्स बनाए हैं, बच्चों के लिए स्टोरीज बनाई हैं एंड एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, जो कि हम थ्रू व्हाट्सएप अपनी जो कम्युनिटी है जो भी हमारे रीच में है उस कम्युनिटी को थ्रू व्हाट्सएप हम शेयर करते हैं। हम वीकली मीटिंग्स करते हैं उनसे जाके, मैं पर्सनली जाके उन सबसे मिलती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपको किस तरह से बच के रहना है। एंड ऑब्वियसली वी आर ओपन कि हम किसी के साथ कोलैबोरेट कोई भी करना चाहे, ऑलवेज ऑलवेज। हम एक सवाल आपके बाद और लेंगे। फूड सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं करी। जो सबसे मेन इश्यूज होते हैं हीट स्ट्रोक के अंदर, जो फूड सिक्योरिटीज के होते हैं, जो आप लोग खाना पीना बाहर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सर आपसे पहला कि जो हमारे यहाँ वेदर स्टेशन सिस्टम है, क्या वही एयरफोर्स वालों का ही लगा हुआ है या कुछ और भी चेंज हुआ है पाकिस्तान में? नंबर 1। अभी सर से मैं फैसल साहब से और से बात कर लूँ, तो आप दे दीजिएगा। सर क्या नाम है, जफ़र साहब और फैसल भाई, कि जो डेटा हम लोगों के डेथ वाला जो आता था, तो वो तो आप खुद तो कंपाइल कर सकते थे ना सर, तो आप लोगों ने उसको क्यों नहीं कंपाइल किया? और उसको मतलब माशाल्लाह, मतलब जफ़र बड़ी बोल्ड, मतलब है कि जहाँ कहीं भी होते हैं तो बड़ी बोल्डली बात कर रहे होते हैं सर, तो क्यों नहीं उसको बुनियाद बनाकर फर्दर जो अभी हीट स्ट्रोक्स आनी है और उस डेटे के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं सर। ठीक नहीं सर, एक मिनट तफीक सर, वो अभी मैं बता दूँ। अच्छा सर, तौफीक साहब सर से कि जो हमारे यहाँ सर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सर, जैसे अभी किन्जा ने भी बात करी सर, ये सर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये देखें कि हम लोग ग्रीन फ्यूचर बिल्डिंग्स पे भी, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी इस पर चल रहे हैं, तो ग्रीन फ्यूचर बिल्डिंग्स का हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट चल सकेगा नहीं चल सकेगा, क्योंकि 90% स्ट्रक्चर जो से आपके पास वो हीट प्रोड्यूसर हैं, 90%। आपका भी पास भी डेटा है, इसी तरीके से हम लोग भी उसको कर रहे हैं, मतलब तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से उसको टैकल कर सकेंगे, प्लीज़ आप उसको वो कर लें। थैंक यू। चले मैं मुख्तसरन जवाब देता हूँ जैसे सर का क्वेश्चन है। देखिए जो ऑब्जर्वेटरीज का टेक्निकल हवाले से स्ट्रक्चर या उनकी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज, वो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कह लीजिए कि ज़ाहिर सी बात है तरक्की याफ्ता ममालिक से हम मवाजना नहीं करेंगे, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम उसको मीट करते हैं। अच्छा, सिर्फ इक्विपमेंट काफ़ी नहीं होते, जैसे कि मेडिकल साइंस में आप एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन कितनी भी अच्छी हो, डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड हैं, उसकी अहमियत होती है। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ की अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की और आप काबिल एतमाद कह सकते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेटरीज, इक्विपमेंट और हमारा स्टाफ वेल ट्रेंड है। ये इतना है कि हम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी पर, वो काबिल एतमाद के ज़मरे में आप ले सकते हैं। डेटा की आपने जो बात की, 2015 का जो हीट वेव थी ना, उसमें जो बॉडीज़ हमारे पास आई उसका डेटा तो मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास हम रख ही नहीं सके उसका डेटा बिल्कुल नहीं है। और लाइन लगी हुई थी ऐसी बॉडीज़ की जो हमारे सट खाने के बाहर लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम रख ही नहीं रहे थे तो उसका हम डेटा भी नहीं ले रहे थे। और अभी जो हुआ है 2 साल पहले, मेरे ख्याल से 1 साल पहले या 2 साल पहले, उसका सारा डेटा जो हमारे पास है वो मौजूद है। इसके बाद जो है 2015 का जो मैंने बताया ना आपको, वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, और डिज़ास्टर में आपको ईदी से जो डेटा मिल सकता था वो मिल जाएगा, लेकिन अस्पतालों में उस दिनों के अंदर 5-6 दिन थे, डेथ्स जो हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा हुई हैं। वहाँ से डेटा लिया जा सकता है, अभी भी होगा, और डेथ का डेटा रखा जाता है। हाँ, वो तदफीन के लिए जा रहे थे कब्रिस्तान से कब्रिस्तान, उनको मिल ही नहीं रही थी, कब्र नहीं मिल रही थी, और गोरकन भाग गए थे, इतनी गर्मी थी, दिन में वो खोद ही नहीं सक रहे थे। वो रात में आते थे तो 4, 6, 10, 15, 20 मैयतें जो भी दफना सकते थे वो दफनाते थे, जैसे ही धूप आती वो भाग जाते थे। तो उनकी भी एक लिमिटेशन थी। हमारे पास 350 मैयतें हो गई थी अननोन, और वो भी पाइल अप हो गई थी। हमने उनको जो है वो एक्सकीवेटर के ज़रिए पूरी एक कब्र लंबी खोदी है, उसके बीच में ब्लॉक्स लगा के उनको दफन किया है। गोरकनों ने काम करना बंद कर दिया था।
तो हमें भी मशीनों की मदद लेनी पड़ेगी। देखें, असल में हमारे यहाँ मामलात ही ऐसे हैं कि जब कोई सानिया होता है या कुछ तरह का डिज़ास्टर आता है तो पीडीएम में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उनको कमेटी कायम करनी चाहिए जो सबसे कनेक्ट हो, कोई एक रूल पास होना चाहिए कि कोई मैयत दफन नहीं होगी। डाटा तो आपको कब्रिस्तान से ही मिलेगा, बाकी और यहाँ कोई साइंस नहीं है। अब मसला ये है कि मैं बिलफर्ज बोहरी कम्युनिटी से हूँ, क्या आपका एक्सेस है मेरे जमात खाने के अंदर? मैं इस्माइली कम्युनिटी से हूँ, आप आ सकते हैं अंदर। मैं बिलफर्ज शिया कम्युनिटी से, इमाम बारगाह में हो रहा है भाई, वो मस्जिद में नमाज जनाजा हो रही है, तो जी वो तो बाकी कह रहे हैं जी हम कैसे चले हैं, हमारे तो बड़े इख्तलाफात हैं जी, वो फलाना मसला क्या फलाना। तो ये जो जेन्युइन साइंस है ना वो है ये। मेरे घर में हुई मौत, मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं, मैंने अपनी कम्युनिटी का कब्रिस्तान निकाला, जाके दफना दिया, बात खत्म। अब मेरी कम्युनिटी में कौन इतना बड़ा साइंसदान है जो कहे इसकी एंट्री भी करानी है? अच्छा किधर करानी है? कराची है, सिंध है, किधर कराएंगे? जिसको फोन करेंगे डाटा लिख लो, हंसेगा, बोलेगा भाई सो रहा था, क्या हो गया, दफना दिया, खत्म करो, कल कुल करा दो, उनकी छुट्टी करो मरूम के दर्जात के लिए, ये वो बड़ा अफसोस हुआ। तो मैटर फैसल भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है, कब्रिस्तानों के अंदर गोरकन नहीं थे, धूप का मसला था। दूसरा, जब गोरकन कब्रिस्तान में देखेगा चारों तरफ लोग, ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, चारों तरफ लोग बॉडियां लेके खड़े हुए, किसी की बॉडी जो है वो सुजुकी में रखी हुई है, किसी की बॉडी मेहरान कार में रखी हुई है, कोई बॉडी ठेले पे रखा हुआ है, और लोग यूं खड़े में। कब्र का बोला था आपने 18 घंटे पहले, 18 घंटे लेके मैयत खड़े। अब वो उसने कब्र चोरी करनी है, आप समझिए, वो उसने, आप हटेंगे तो वो कब्र किसी की गायब करेगा और 2 और 3 और 4 कब्रें बनाएगा। उसने उनकी वो तख्ती गायब करनी है जिसपे लिखा है मरहूम अभी 2024 में तो मरे थे, तो वो सारा साइंस है। तो वो इंतजार करते थे कि आप हटिए, तो पहले तो डील चल रही है, 4.5 लाख की कब्र है, ऐसे ही था ना फैसल में, रेट कितने कर दिए थे इन लोगों ने? हाँ ये अब शुरू हो गई कराची में, नहीं कराची में शुरू हो गई सर। लोग मैयत लेके जाते हैं कब्रिस्तान, वो कहते हैं भाई वो दादा की कब्र थी, वो गड्ढा करते हैं, दादा की हड्डियां कोने में करते हैं, उसके बोलते हैं भाई बाप आ गया। लेकिन उस वक्त जो मेन मसला था वो था कब्र चोरी करने का। अगर स्टेट की तरफ से ऑर्डर आ जाता जी ये पड़ा हुआ कब्रिस्तान, आप यकीन जानिए, आप खुद देखते क्या 40 साल पहले कब्रिस्तान भरे, यूं भरता कब्रिस्तान। हमने देखा ना यहाँ कोविड में, हमने मैयतें देखी, मशीनों से उठा के कब्रिस्तान में डाली। हमारे कब्रिस्तान जो है उसके अंदर जाके देख ले, मेरे ख्याल में 50 मैयतें हैं कोविड की। क्या तरीका था कोविड में मैयत डालने का, क्या तरीका था क्वारंटाइन सेंटर में पहले दूसरे दिन में खाना देने का फेंक के। तो यहाँ जो साइंस है वो बहुत ही अलग साइंस है कोई, और उसका नाम भी कुछ बहुत अलग होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि गोरकन को कब्र चोरी करनी थी। आप सामने खड़े में चोरी कर नहीं सकता, रात के अंधेरे में मुमकिन था। इतने दरख्त होते हैं कब्रिस्तान में, दरख्त की पीछे वाली लाइन खाली की, इधर की खाली की, इधर की खाली की, ये सिंपल सी चीज़ थी। जो जी, आपका सवाल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, और थोड़ा सा उसकी कनेक्टिविटी जो है वो फिर गवर्नेंस, यानी हीट गवर्नेंस और हीट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को, देखिए हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये जो सिलसिले चल रहे हैं या अभी जो सिचुएशन बताई गई है, इससे जैसे कि ज़ुबैर साहब ने कहा आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो शहर के साथ हम मुतवातर देख रहे हैं वो आने वाली सूरत हाल तो बहुत वर्स्ट होने जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बुनियादी बात जो मैं आपको बताऊं कि क्यों वर्स्ट होने जा रही है वो मैं आपको बता दूं। इस शहर का एक मास्टर प्लान जो है वो कहीं बनाया जा रहा है, इसको ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 कहा जाता है। अच्छा, वो किस तरह बनाया जा रहा है कि जी एक यूके बेस्ड फर्म है दारुल अंसा, उसको बुलाया जाता है कि जी आप इस शहर का मास्टर प्लान बना दें, ठीक है। फिर क्योंकि उनको यहाँ का कुछ पता नहीं होता तो उनको एक लोकल पार्टनर चाहिए होता है, तो लाहौर से एक एशियन कंसल्टेंट के नाम से एक फर्म ली जाती है, उसको शामिल किया जाता है। फिर भी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो एक और छोटी सी कंपनी को शामिल करके एक कंसोर्टियम जो है डेवलप किया जाता है कि किसी तरह पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। बाकी आप जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नेंस की, हीट रिलेटेड वाकयात की, जो अर्बन सेफ्टी के मसले हैं, चाहे वो फायर से लेकर या इस शहर के दीगर जो मसाइल हैं, वो उसमें एड्रेस नहीं होंगे। मैं आपको फिर बता दूं, उसमें जैसा कि कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान में हमने देखा कि उसमें हीट का तस्करा ही नहीं है सिरे से। क्लाइमेट एक्शन प्लान है भाई, इसमें हीट नहीं होगी। इस शहर के लोग 9 महीने कम से कम जो है वो गर्मी का मुकाबला करते हैं। वो लोग हैं जो कि आप यहाँ कोऑपरेटिव मार्केट में चले, मैं जाता हूँ अक्सर ये देखने के लिए, सर 150 रुपए का फैन लोग खरीद कर लेके जाते हैं, इतना छोटा सा फैन जिसमें एक छोटी सी बैटरी होती है। क्यों कि वो अपने सामने रख लें किसी तरह, वो बस उनका फेस जो है वो थोड़ा बेहतर हो, इसका इतना रिलीफ लोगों को चाहिए, इससे ज्यादा कि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। फिर जिसकी जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी है वो सिलसिला बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अब जहां मामला इस हद तक है कि लोग 150-200 रुपए के फैन अफोर्ड कर सकते हैं बस सिर्फ, ठीक है ना, इस हीट को के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां पर पॉलिसी लेवल पर जो है वो हीट का तस्करा नहीं है। आपके पास जो है वो
डिजास्टर में पहली बात तो इसको डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया गया अब तक, जो बहुत अलार्मिंग है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। किया क्या जाता है, जनाब ये डिप्टी कमिश्नर है, इसको एडॉक बेसिस पर जो है वो चार्ज दे दिया जाए। चार्ज तो दे दिया, फंड नहीं है उसके पास। वो क्या करते हैं, वो जी मार्केट में ऐलान कराते हैं जी, सब दुकानदार जो है वो जो है एसी जाते हैं और एसी जाके कहते हैं जी सब दुकानदार जो है दुकानों के बाहर कूलर रख दें। शाम में तस्वीरें आ जाती हैं साहब के पास के, देखें जी हमने कितना अच्छा इंतजाम किया कि हर बाजार में जो है कूलर रखा हुआ है। ये कूलर वाली कैंप वाली प्रैक्टिस से बाहर आना होगा हमें, कि हम अगर कहीं कैंप लगा दें और समझे कि जी ये यहाँ से ठंडा पानी पिलाकर हम शायद पूरे शहर को जो है संभाल लेंगे। हम जो है वो साहब हुक्म करें कि जी जो दुकानदार कूलर नहीं रखेगा शाम को उससे निपटा जाएगा, और दुकानदार जो है खौफ की वजह से कूलर रख दे। नहीं, हमें कम्युनिटीज को एतमाद में लेना होगा, जैसे कि किंदा ने बताया, जैसे दीगर स्पीकर्स ने बताया कि कम्युनिटीज को इंगेज करना होगा, उनको भी बताना होगा कि मामला क्या है, आगे आने वाला वक्त कैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें, फिर मैं कहूंगा हमने एनजीओ के साथ पिछले 8-10 साल से हम एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है उसके मुकाबले में एनजीओ तो समझ लें एक जो है ना वो एक समझ लें एक सिंगल पॉइंट है। जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, जो इदारे कर सकते हैं, तो हमें वो मैकेनिज्म चाहिए जो इदारे कर सकते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ शहर जो स्ट्रेटजी डेवलप हो रही है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हो, और ख़ास तौर पर इस शहर को, कराची शहर को एक इन्वायरमेंटल मास्टर प्लान की ज़रूरत है। ये हमने पहले भी कहा कि अब जो मास्टर प्लान बनाने आप जा रहे हैं वो बिल्कुल फेल होगा अगर उसमें इन्वायरमेंट को और उसमें क्लाइमेट चेंज को कंसीडर नहीं किया गया। तो ये सूरत हाल है सर, बहुत शुक्रिया। देखें, फूड सिक्योरिटी हीट को डायरेक्टली, जो हीट मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी है उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करती है। वो इसलिए क्योंकि देयर आर सम फ्रूट्स एंड देयर आर सम ड्रिंक्स जो कि बहुत ज़रूरी है हीट पे लेना। हमारे एजुकेशनल मटेरियल का पार्ट है ये कि उन्हें किस तरह के खाने खाने चाहिए। अब मैं फिर से एक इंडिजिनस नॉलेज वाली बात करूँगी। सर फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी, बस मुख्तसर से हम इसको खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस पे हम चाय पे जो है वो यू कैन हैव माय कार्ड, वी कैन डिस्कस इट। हमने जो जिस मौजू पे बात की है ये सिर्फ हीट वेव का मसला नहीं है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने ख़तरात इस शहर को हैं, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, चाहे वो हीट वेव की सूरत में हो, चाहे वो फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत में हो, ये सब इस शहर के जो लोग हैं वो उनके कातिल हैं, ये उनको मार रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी यकीनन ज़फ़र अब्बास या जो है वो फैसल ईदी अपने तई बहुत सारा काम कर रहे हैं, या मेट डिपार्टमेंट जो है वो पहले से ही मुतनब्बा कर रहा है, या तौहीद जो है वो अर्बन लैब के हवाले से काम कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी जिनकी बनती है वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? असल सवाल ये है, जैसा कि अभी तौहीद ने कहा कि जब तक शहरी हुकूमत या सूबाई हुकूमत इस हवाले से बड़े इक़दामात नहीं उठाएगी, ये जो डिज़ास्टर हैं ये अलमिया की सूरत में रोनुमा होते रहेंगे। और हमें ये याद रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो कमी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनमें शिद्दत पैदा हो रही है। और कराची शहर के लिए ये मेरी नहीं या किसी लोकल इदारे की नहीं, बल्कि बैनुल हुकूमती पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली IPCC ने कहा है कि कराची का जो दर्जा हरारत है वो पाकिस्तान के मजमूई दर्जा हरारत से ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहा है। तो हमें देखना होगा, हमने कोशिश की इस छोटी सी बहस में कि कुछ ऐसे बातें हमारे इल्म में आएँ जो शायद हमारे इल्म में ना हो। ये बहस व मुबाहिसे चलते रहेंगे तो शायद हम लोग जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अवेयर हो के वो कुछ और लोगों को बताएंगे, तो हम शायद कम्युनिटी की तौर पे नहीं लेकिन इनफरादी तौर पे जो है वो इसके हल की तरफ जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हाँ, अब मैं चाहूँगी कि आप लोग चंद मिनट स्टेज पे रहिए। मोहम्मद हुसैन रिजवी जो हैं हमारे को-लीड क्लाइमेट वीक कराची के, वो आपको सोवेनियर्स पेश करेंगे, तो उसको लेके ज़रूर जाइएगा अपने साथ।
खालिद महमूद साहब, सर आपके लिए। हुसैन। जुबैर अहमद साहब। हाँ, लाइन से। फैसल एदी साहब। सैयद जफर अब्बास साहब। मोहम्मद तौहीद सर। And finally, Miss Kinza. Thank you to all our panelists and moderator for such an insightful discussion. Now, as we wrap today's session, I want to sincerely thank Aap Sabka for sharing all the insight and lived experiences with us. Conversation like these, they literally remind us that extreme heat is not just about rising temperature. It is about people, it is about inequality, and it is about how our cities are shaped. Thank you everyone who joined us today and engaged in this discussion. Before we conclude, a quick note, चाय जो है वो 5th फ्लोर के ऊपर सर्व हुई भी है, तो आप लोग प्लीज हाँ चाय की तरफ चलिए और फिर अब डिस्कशन को इनफॉर्मली वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।